हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉप 50 सवालों को पढ़ेंगे। यह जो हमारा आज का क्लास है यह कंप्लीट रीजनिंग स्पेशल बैच के बराबर होने वाला है। एक क्लास में आप लोग रीजनिंग को खत्म कर सकते हो। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप लोग जैसे जैसे मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक बने रहोगे आप लोगों के सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहना। देखो, अभी के टाइम पे यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करनी चाहिए। अब स्मार्ट वर्क के तहत आप लोग क्या करोगे, आप लोग समझना। रीजनिंग में 2021 में जितने भी टाइप्स के सवाल पूछे गए हैं पूरे साल सभी एग्जाम्स को मिलाकर, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में कवर करा दूंगा। आप लोगों को मैं रीजनिंग का हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, हर एक टॉपिक के हर एक प्रश्न को, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। साथ ही साथ मैं आपको सबसे खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि एक टॉपर एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे टैकल करता है, विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हमारा ये जो आज का क्लास है यह इंडिया के हर एक वनडे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आप लोग अपना टाइम सेव करोगे, साथ ही साथ सभी ट्रिक्स को शॉर्ट टाइम में जान सकोगे, यानी कि कम समय देकर आप लोग रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। आपको यूट्यूब पे इस टाइप का क्लास नहीं मिलेगा कि इतने कम टाइम में आपको वो सारा कॉन्सेप्ट कवर करा दे। वो लोग आपसे टाइम लेंगे। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, इसलिए आप लोग टाइम को सेव करो और सभी कॉन्सेप्ट को कम टाइम में पढ़ो और खुद से प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो, जैसा कि मेरा एक ही मोटिव है, आप लोग जानते होंगे, पेड बैच जो चल रहा है ना उसे मैं कंप्लीटली खत्म कर दूं। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उस बैच से आपको यहाँ पे बेहतर दे सकूं, एक क्लास में 1.5 से 2 घंटे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक क्लास में इंग्लिश को, एक क्लास में मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट करा सकूं, यानी कि क्रैश कोर्स में मैं आपको बेहतर डिटेल नॉलेज दे सकूं। ओके, फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंटेंट दे दूं, जो कि रीजनिंग का बैकबोन कहा जा रहा है, पेनेसिया माना जाता है रीजनिंग सेक्शन के लिए। देखो, रीजनिंग में आपको अपना टाइम सेव करके ले जाना है मैथमेटिक्स के सेक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखोगे सभी सवालों को सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, लेकिन आप लोगों का टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से टाइम बचा कर ले जाना है, तो इसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके क्लियर होने चाहिए। देखो, सबसे फर्स्ट कंटेंट ये रहा आपके सामने। आपको ए का पोजीशन, यानी कि लेटर का पोजीशन, उसके अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और आप लोग हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी दो लेटर अपोजिट होंगे तो दोनों का जो सम होगा वो 27 के बराबर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जी को लेकर दिखा दे रहा हूँ। देखो, जी का जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन पे है, जबकि टी का है आपका 20 पोजीशन। तो आप लोग देखोगे दोनों मिलाकर 27 हो रहा है ना, तो जी और टी अपोजिट है एक दूसरे के। ये होता है तरीका। आपसे यदि कोई कह दे जो एच का क्या पोजीशन है, तो आप लोग कहोगे 8, आंख मूंद कर। आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओ का पूछे तो 15। तो ये था हमारा फर्स्ट कंटेंट। अब आप लोग देखो, सेकेंड है जो आपको जो है 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर कंप्लीट करना है, याद करना है, क्योंकि ये जो है इस स्क्वायर से सवाल रीजनिंग के सेक्शन में एक ना एक बन जा रहे हैं। तो आपको जो स्क्वायर है वो 30 तक कंप्लीट रखना है। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आप लोगों के सामने होगा। देखो, हम इस क्लास को 3 पॉइंट में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आज के ही दिन कंप्लीट होगा हमारा ये क्लास। आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लोगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, इस पे बेस्ड जितने भी सवाल पूछे गए वो मैं आपसे बताऊंगा, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ उसका बेस्ट जो आपका ट्रिक है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट, वो भी आपसे शेयर करूंगा, प्रश्न वाइज यानी कि क्वेश्चन वाइज। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप लोग देखो प्रश्न को पढ़ो। आपसे कह रहा है, यदि एप्पल का कोड 25563 है और रन का कोड जो है वो 7148 है, तो पर्पल का क्या कोड होगा ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको कोड दिया जाएगा, आपको पुट करके आंसर लिखना है। दूसरे केस में वो आपसे कंपेयर कराएंगे, या तो ए के पोजीशन को ऐड करके करेंगे, पी के पोजीशन को ऐड करके, या फिर मल्टीप्लाई करके, या फिर स्क्वायर करके। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। आप लोग यदि देखोगे तो पाओगे कि एप्पल का कोड आपको गिवन है, रंग का गिवन है, और आपसे जो पूछ रहा है ना वो पर्पल का पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझना। पी, तो हम लोग यहां देखेंगे पी का जो कोड है वो पीछे क्या यूज किया गया है। तो आप लोग देखोगे पी आपका यहां है,
देखोगे डबल पी है ना, तो डबल पी के लिए डबल 5 यूज़ किया गया, यानी कि हम लोग यहाँ समझ पाए पी का जो वैल्यू है वो 5 के बराबर यहाँ पीछे आपको गिवन है। अब आप लोग देखोगे यू का क्या पुट है, तो आप लोग देखोगे यू जो है वो किस में है, रंग में है। अब रंग में यू सेकेंड पोजीशन पे है, तो यू के लिए 1 पुट किया यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यू को 1। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो भी नंबर है हमारा, तो 5 1 हमारा आ गया, 5 और 1। अब हम लोग चलेंगे आर पर। आर को कहाँ पे यूज़ किया गया, तब लोग देखो आर को रंग में यूज़ किया गया, पहला लेटर है, यानी कि आर के बदले 7 यूज़ किया गया है ना, तो आर के बदले हम लोग यहाँ पे 7 यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे पी के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, तो 5 यूज़ किया गया, तो हम लोग यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। अब एल के लिए क्या यूज़ किया गया ये आपको बताना है, लेकिन आप लोग हमेशा रीजनिंग के पीछे एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, आप लोगों को कंप्लीट प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं करना होता, आप लोगों को हमेशा ऑप्शन पे ध्यान रखना है। यानी कि आप लोग जब देखोगे यहाँ पे 5 1 7 5 किस ऑप्शन में है, तो आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर 4th में है ओनली, तो हम लोग कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन 4th को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखोगे फर्स्ट में 5 1 7 6 है, जबकि 5 1 7 5 हमारा आ रहा है, तो ये केवल ऑप्शन 4th में है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे मैं आपको न्यू टाइप का प्रश्न कवर कराता चलूंगा। फिर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने देखो, आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आपके सामने यह सीरीज है। आप लोगों को सीरीज के प्रश्न में केवल एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होता है, जो पैटर्न शुरू से फॉलो होता आ रहा हो उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको आंसर लिखना होता है। अब देखो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके सामने जो डाटा है क्या है, एल है, एस है, क्यू है, वाई है, वी है, ई है। तो हम लोग सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करेंगे कि कौन सा पैटर्न आपका चलता आ रहा है। तो आप लोग देखना समझना, मैंने जो अभी आपसे जिक्र किया था लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ उसका कितना बेनिफिट है। आप लोग देखो एल का क्या पोजीशन होता है, तो आप लोग कहोगे एल का 12 होता है, यहाँ हमने 12 पुट किया। एस का क्या होता है, तो आप लोग कहोगे 19 होता है, यानी कि 19 होता है। क्यू का क्या होता है, तो 17 होता है। वाई का क्या होता है, तो 25 होता है, यानी कि 25 होता है। वी का क्या होता है, आप लोगों को 22 होता है। अब ई का क्या होता है, 5 होता है। देखो वो मैंने यहाँ पे सेकंडों में पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे उसका पोजीशन याद है। आप लोगों को भी कंप्लीट याद होना चाहिए यदि आपको अपना टाइम सेव करना है तो। अब आप लोग समझना, हम लोगों को इस पैटर्न को समझना है। देखो एल का क्यू से क्या रिलेशन है, आप लोग कहोगे 12 से 17 हो जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, आप लोग कहोगे 5 बढ़ गया, +5 का रिलेशन है। अब Q से V का क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है, आप लोग कहोगे Q का 17 है और V का आपका 22 है, यानी कि 5 बढ़ जा रहा है। उसके बाद आप लोग कहोगे नेक्स्ट आपका क्या पैटर्न फॉलो होगा, तो आप लोग कहोगे 5 बढ़ जाएगा, यानी कि V से यदि हम लोग 5 बढ़ाएंगे क्या होगा, 22 5 27। देखो 26 होता है Z का और 27 यानी कि 1 बढ़ जाएगा, फिर हम लोग A पे आ जाएंगे वापस से, यानी कि 27 A का हो गया आपका, तो यहाँ से हमारा A निकल के आया। अब हम लोग सेकेंड पैटर्न को देखेंगे। अब आप लोग समझना, S से आपका क्या हो रहा है, Y हो जा रहा है ना, S से Y हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 19 से 25 कितना बढ़ रहा है, आप लोगों को 6 बढ़ जा रहा है। 25 से 5 हो जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, आप लोगों को 25 1 26 और 26 और उधर 5 बढ़ गया, यानी कि कुल मिलाकर आपका 6 बढ़ गया। आप लोग ध्यान से समझोगे तो 6 6 हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी कि Y से 6 बढ़ के ई हो गया। अब ई से 6 बढ़ के हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे ई का 5 होता है वैल्यू और उसमें 6 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का जो पोजीशन होता है वो के का होता है, यानी कि ए और के आपका आंसर बना। आशा करता हूँ जो नए स्टूडेंट है ना वो भी बखूबी समझ रहे होंगे इस प्रश्न को। आप लोग जैसे जैसे हमारे साथ आज के इस क्लास को कंप्लीट करते चलोगे, आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा रीजनिंग सेक्शन को लेकर कि आप लोग किसी भी प्रश्न को विद इन सेकंड कैसे उड़ा सकते हो, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक टॉपर किसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करता है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा सभी पैटर्न को, सभी टाइप्स को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, आपसे कह रहा है एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को PSMEHJG लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में शब्द स्प्रिंग्स को हम लोग किस रूप में लिखेंगे ये आपको बताना होता है। देखो इस टाइप के प्रश्नों में आप लोगों को केवल एक रिलेशन फाइंड करना होता है कि वो पैटर्न क्या है, वो रिलेशन क्या है जो कि प्रॉब्लम वर्ड का PSMEHJ वर्ड के साथ रिलेशन होगा, वही रिलेशन आपको स्प्रिंग वर्ड के साथ किसका होगा ये आपको फाइंड करना होता है। इन टाइप के प्रश्नों में जो भी रिलेशन वो फॉलो
किए हो तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम में पी को ये पी लिख रहे हैं यानी कि +0 कर रहे हैं, आर को एस लिख रहे हैं यानी कि +1 कर रहे हैं। या तो आप इस तरीके से करो या फिर यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करोगे और विद इन सेकेंड आंसर लेके आओगे। हमें कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता, मैं आपको हालांकि बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो। तो देखो ओ को यहाँ पे ई लिख रहा है, ओ को एम लिख रहा है, एम लिख रहा है यानी कि -2 कर रहा है। इसी तरीके से आप लोग देखो क्या कर रहा है, -2 -3 किसी में -5 कर रहा है। इसी पैटर्न को आपको स्प्रिंग्स के लिए यूज़ करना है। लेकिन यदि आप मुझसे पढ़ो तो समझना, आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। आप लोग ऑप्शन देखोगे लगभग सारे ऑप्शन शुरू से समान है, तो आप लोग पीछे से सॉल्व करना शुरू करोगे। देखो एम को ये क्या लिख रहा है, तो आप लोग कहोगे एम को इसने जी लिख डाला। अब m को g लिख डाला तो m का पोजीशन क्या होता है, आप लोग कहोगे 13 होता है, g का क्या होता है 7 होता है, यानी कि कितना कम कर दे रहा है, आप लोग कहोगे 6 कम कर दे रहा है। यदि -6 कर रहा है तो उसी तरीके से आप लोग देखोगे स्प्रिंग्स में लास्ट लेटर क्या है, s है, एस है और एस का पोजीशन क्या होता है 19 होता है। तो आप लोग भी क्या करोगे, इसमें 6 कम कर दोगे तो हमारा लास्ट लेटर निकल के आ जाएगा। देखो 19 में 6 कम करोगे कितना होगा 13 होगा, और 13 जो होता है वो एम का पोजीशन होता है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ना उसका लास्ट लेटर एम होगा। ऑप्शन चेक करोगे केवल फर्स्ट ऑप्शन में एम है तो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। हालांकि आप लोग चाहो तो इसे सॉल्व करते रहो, इसमें समय लगाता रहो, बट वैसा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आप लोगों को स्मार्ट वर्क का यूज़ करना है, स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करना है रीजनिंग के सेक्शन में। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा पहले से ऑप्शन जो उसका है समान है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोगों को केवल ये देखना होता है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम लोगों ने देखा +0 कर रहा है, उसके बाद +1 कर रहा है, इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने देखो, आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यानी कि ये जो सीरीज है यह आपका मिक्स सीरीज है। देखा गया है कि हाल ही में 2021 में जितना भी आपका एग्जाम हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, टीसीएस के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग लेटर और नंबर दोनों को मिक्स करके सीरीज बना के प्रश्न दे रहे हैं, और वहाँ पर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखो आप लोग किस रूप में कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आप लोगों को इस सीरीज को कंप्लीट करना है। छात्र क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पहला K33K, वो लोग क्या करते हैं K और K में कंपेयर करके 33 लाना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को केवल और केवल एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। देखो यहाँ यदि यहाँ पे 4 डिजिट का ये पैटर्न है, नेक्स्ट 4 डिजिट है, तो हम लोगों को फर्स्ट डिजिट को पहले लेकर चलना है। देखो के है फर्स्ट, इसका आपका आई फर्स्ट है, तो के का पोजीशन कितना, आप लोग कहोगे 11 होता है के का पोजीशन, और आई का पोजीशन कितना, आप लोग कहोगे 9 होता है। तो क्या हो रहा है, तो आप लोग को -2 हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट समझना, आई से जी लिख दे रहा है। अब आई का नंबर कितना होता है 9 होता है ना, अब जी का 7 होता है, तो कितना कम, आप लोगों को -2। यानी कि हम लोगों यहाँ से एक हम लोग फाइंड कर सके कि पहला जो आपका पैटर्न चल रहा है ना लेटर में वो -2 का चल रहा है। तो अब आप लोग समझना, जी है आपका, इसका पोजीशन कितना 7, इसमें -2 करोगे तो हमारा नेक्स्ट पोजीशन निकल के आएगा फर्स्ट लेटर, यानी कि आपका 5 निकल के आ गया फर्स्ट लेटर। 5 का नंबर क्या होता है ई होता है, यानी कि हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट पोजीशन है वो ई है। इसके बाद हम लोग नंबर को कंपेयर करेंगे। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको नंबर को कंपेयर ना करके लेटर को भी कंपेयर करना हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे फर्स्ट लेटर ई है, तो ऑप्शन जब चेक करोगे तो फर्स्ट लेटर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लास्ट लेटर जो है वो क्यू है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी। यानी कि अब मुझे नंबर केवल फाइंड करना है कि बीच का नंबर क्या होगा, वो लोग नंबर में किस पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं, किस पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। देखो आप लोग नंबर में समझना, 33 है यहाँ पे, इस 33 को 24 लिख रहे हैं, फिर 15 लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो यदि यहाँ से हम लोग नंबर फाइंड कर लेते हैं ना तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप लोग समझना क्या है 33 है, नेक्स्ट क्या है 24 है, नेक्स्ट है आपका 15। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि नंबर सीरीज का तरीका क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। अभी मैं आपसे नेक्स्ट सवाल है उसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो 33 से 24 हो जा रहा है, कितना कम हो जा रहा है, आप लोगों को 9 कम हो जा रहा है, यानी कि -9 हो रहा है। 24 से कितना हो जा रहा है 15, कितना -9, तो नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों को -9 हो जाएगा, यानी कि 15 - 9 आपका आंसर बन गया। तो 15 - 9 कितना हो जाए, आप लोगों को 6 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में भी है और 3 में भी 6 है, लेकिन हम लोग फर्स्ट लेटर ई निकाल चुके हैं, कौन सा ई है, तो हमारा जो आंसर बना ऑप्शन नंबर 2 बना, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका जो बना ई बना, सेकेंड क्या निकला 6 निकला,
और लास्ट लेटर क्यू निकला, यानी कि E06Q आपका आंसर बना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो प्रश्न को आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे। आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दो दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। यानी कि इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे किस नंबर को आप लोग ऐड करो ताकि यह जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो आप लोग समझना, देखो जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आपसे पूछे तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जब भी नंबर धीरे धीरे बढ़े, ओके, जब भी धीरे धीरे बढ़े नंबर में जो नेक्स्ट नंबर है वो कम हो फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि धीरे धीरे नंबर बढ़े ना, तो वो जो पैटर्न होता है आपका वो तो एडिशन का होगा वो आपका, या फिर घटे तो वो सब्सट्रैक्शन का होता है। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखना जब भी नंबर तेजी से बढ़े, फास्ट बढ़े, तो वो जो केस होता है वो आपका दो केस होता है। फर्स्ट होता है आपका स्क्वायर का केस, यानी कि स्क्वायर प्लस एक दो नंबर ऐड करके लिखा होता है, या तो स्क्वायर का होगा, या फिर सेकेंड आप लोग देखोगे वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। मैक्सिमम केस में मल्टीप्लिकेशन का जो प्रश्न है वह पूछा गया है 2021 में सभी एग्जाम्स में, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ कि जब भी नंबर तेज़ी से बढ़े तो वो आपका स्क्वायर या फिर क्यूब का केस या फिर मल्टीप्लिकेशन का केस होता है, और एक नया पैटर्न बनता है जो कि आपका क्यूब और स्क्वायर को माइनस करके बनाया जाता है। वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, वैसे मैं आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए। हो सकता है कभी यदि आपके पास टाइम सफिशिएंट हो तो आप लोग इस पैटर्न का यूज़ करके भी प्रश्न को सॉल्व कर लेना यदि आपको कोई प्रश्न दिख जाए तो। अब आप लोग समझना, यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही प्रश्न आपको दिखे आप लोगों को पहले प्रश्न को एक नज़र देखना है। उसके बाद आप लोग जब प्रश्न को देखते हो तो आप लोग पाते हो कि नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि 11 से 14 हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है, 19 से 26 हो रहा है, यानी कि नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे जो कितने से बढ़ रहा है, आप लोग कहोगे 11 है, 11 से हमारा 14 हो गया, 14 से 19 हुआ, फिर 26 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा जबकि लास्ट वाला 46 है। तो आप लोग समझना, देखो कितना बढ़ रहा है, आप लोग कहोगे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना 7, तो नेक्स्ट हमारा 9 बढ़ना चाहिए। अब आप लोग समझना, देखो यदि हम लोग 26 में 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर वो 35 बनना चाहिए। लेकिन हम लोग यह भी चेक करेंगे यदि हम लोग 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े और इसमें यदि 9 जोड़ेंगे तो 35 हुआ, तो नेक्स्ट हम लोग क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, और 11 जब हम लोग 35 में जोड़ेंगे 46 हो रहा है, जो कि हमारे इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो 35 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो आपसे कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखो यह जो प्रश्न है यह एनोलॉजी का प्रश्न होता है, इसे हम लोग एनोलॉजी का प्रश्न कहते हैं। इसमें आपका लक भी मैटर करता है कि आप लोगों के सामने कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है, उस वर्ड से क्या आप परिचित हो या फिर नहीं हो। इसमें वो लोग जीके के सवाल भी पूछ लेते हैं, कहीं आपसे कोई कंट्री दे दे, उसका कैपिटल दे दे, वहाँ पे कंपेयर करना होता तो हो सकता है उस केस में यदि उस कंट्री का कैपिटल आप नहीं जान रहे तो आपके लिए यह जो प्रश्न है वो घातक साबित हो सकता है। आप लोग वहाँ पे मिस्टेक कर दोगे, आपका 1 नंबर यहाँ से मिस्टेक हो सकता है। रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में 2 मार्क्स का आपको नुकसान हो सकता है। तो आप लोग समझना, मैं आपसे केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो इन टाइप के प्रश्नों में फर्स्ट वर्ड का जो संबंध सेकेंड से होता है ना, वही आपको फाइंड करना होता है, थर्ड का फोर्थ से होगा। देखो जिस रूप में पहला दूसरे से संबंधित है ना, उसी रूप में तीसरा चौथे से संबंधित होगा, ये आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट शब्द क्या है, ईट है, ईट का संबंध इन्होंने भट्ठा से डाला, तो सिक्के का संबंध क्या होगा, तो आपको समझना होगा ईट जो है वह भट्ठा से किस रूप में संबंधित है। तो आप लोग कहोगे ईट जो बनता है ना वो भट्ठा में बनता है। इसी तरीके से सिक्के कहाँ बनेगा, यानी कि सिक्का कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। तो सिक्का जो हमारा बनता है वो टकसाल में बनता है। तो ऑप्शन में आप लोग चेक करोगे, प्रयोगशाला है, खदान है, टकसाल है, कारखाना है। तो टकसाल जो ऑप्शन देख रहे हो, थर्ड ऑप्शन, ये आपका सही जवाब है। तो ये होता है, देखो पहले का दूसरे से, जिस रूप में पहला दूसरे से संबंधित है उसी रूप में आपको तीसरा चौथे से संबंधित होगा, ये फाइंड करना है। तो ये होता है तरीका एनोलॉजी के प्रश्न को सॉल्व करने का। इसमें आपका लक भी मैटर करता है कि आप लोग उस वर्ड से परिचित हो या ना हो। मैं आपको एक और प्रश्न लेके समझा दे रहा हूँ, चलिए हम लोग चलते हैं उस प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो एनोलॉजी का यह भी प्रश्न है। आप लोगों से मैंने कहा था फर्स्ट जो वर्ड है ना, या फर्स्ट जो आपका लेटर है
उसका जो संबंध सेकंड से है वही आपको फाइंड करना है, तीसरे का चौथे से किस रूप में होगा, ये होता है एनालॉजी का प्रश्न। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो देखो नाई को इन्होंने बाल के रूप में सजा दिया है। अब आप लोगों को यह फाइंड करना है कि नाई जो है वो बाल से किस रूप में संबंध रखता है। तो आप लोग कहोगे नाई बाल कट करता है, इसलिए उसने यहाँ बाल से डिनोट कर दिया गया है नाई को। उसी तरीके से दर्जी, आप दर्जी किस रूप में संबंधित होगा आपको बताना। देखो यदि नाई बाल काटता है तो दर्जी क्या काटेगा, आप लोग को दर्जी जब भी काटेगा वो कपड़ा काटता है। आप लोग सेकंड तरीके से भी समझना, देखो नाई जो है वो किसका डिजाइन करता है, आप लोग कहोगे बाल का डिजाइन करता है। उसी तरीके से दर्जी किसका डिजाइन करेगा, तो वो कपड़ा का डिजाइन करेगा। ये होता है तरीका, आप लोग किसी भी रूप में समझ सकते हो, लेकिन आपको एक सही रूप में समझना है। आप लोग यदि रिलेट करते हो पहले को दूसरे से तो केवल एक पैटर्न वो फॉलो कर रहा हो, आपको केवल इतना ध्यान रखना है। तो चलिए आशा करता हूँ ये जो एनालॉजी का प्रश्न है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने लेटर को कंप्लीट कर लिया, लेटर सीरीज को, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग के एक प्रश्न को हम लोगों ने देखा, पैटर्न को समझा। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सीरीज को यहाँ से कवर किया और उसके बाद हम लोगों ने एनालॉजी को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न किस तरह से बनते हैं रीजनिंग में, वो हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान देते चलना, आपके सभी टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। देखो ब्लड एंड रिलेशन का यह सवाल है। ब्लड एंड रिलेशन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। देखो ब्लड एंड रिलेशन में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, रिलेशन जो कि खून का रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए कि आशा करता हूँ आप लोगों को यह मालूम भी होगा कि आपके फादर जो हैं उनकी बहन आपकी कौन लगी, आप लोग कहोगे बुआ लग गई, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछती है आपकी मम्मी है, मम्मी की मम्मी आपकी कौन लगी, तो आप लोग कहोगे नानी लगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर हो, मैं आपसे यह उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब आप लोग समझना ब्लड एंड रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। हम लोग जो सॉल्व करेंगे ब्लड एंड रिलेशन के सवालों को वो ट्री बेस्ड करेंगे, यानी कि आप लोगों को मैं अभी समझा दे रहा हूँ ट्री बेस्ड क्या होता है। देखो यदि कोई भी पर्सन है, राम है, ओके, यदि उसकी कोई बहन है तो हम लोग सेम जनरेशन में रखेंगे। यहाँ पे आप लोग एक एरो लगा के यहाँ पे उनकी बहन को दर्शा दोगे। कोई भाई है तो एरो लगा के दर्शा दोगे। इनकी कोई वाइफ है तो डबल एरो के साथ आप लोग वाइफ यहाँ पे दर्शा सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल एरो का यूज इसलिए किया क्योंकि हम लोग सेम जनरेशन में भाई बहन और वाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सके, यानी कि डबल एरो यानी कि इनकी वाइफ, सिंगल एरो यानी कि भाई है या फिर बहन है। यहाँ पे भाई हो तो प्लस का आप लोग साइन लगा देना, यदि बहन है तो माइनस का लगा देना। यदि प्लस का साइन लगाओगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये भाई है, माइनस का साइन लगाओगे तो हम लोग समझ सकते हैं ये बहन है। उसके बाद यदि राम के पिता मान लो क्यों है तो यहाँ पे क्यों एक जनरेशन ऊपर उनके फादर जाएंगे। अब पापा के भाई यदि कोई होंगे, यदि मान लो राम के कोई चाचा हुए तो वो भी एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, अंकल। यदि कोई चाची है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी, ठीक है। बुआ है एक जनरेशन ऊपर चली जाएगी। अब उसके बाद यदि राम के कोई दादाजी, मान लो डी दादाजी हैं, तो दादाजी जब भी जाएंगे ना तो 2 जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर यदि राम से हम लोग चलेंगे तो उनके पापा के जनरेशन में जाएंगे, और उनके पापा से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो उनके दादाजी के जनरेशन में हम लोग चले जाएंगे। और यदि नाना जी की बात करें तो नाना जी भी हमेशा राम से 2 जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर जाओगे तो उनके पापा मम्मी चाचा चाची का जनरेशन आएगा, और एक जनरेशन और यदि ऊपर चले जाओगे तो दादा दादी नाना नानी। ये होता है तरीका। आशा करता हूँ ये जो ट्री है आप लोग समझ सकते हो। जब भी आपसे प्रश्न में 2 रिलेशन ऊपर किए तो आप लोग डबल एरो का यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो ब्लड एंड रिलेशन में आपसे 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। एक आसानी से ट्री बेस्ड, हालांकि सब ट्री बेस्ड ही होता है लेकिन उसी को घुमा के पूछा जाता है। एक आप लोग देखोगे कि चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा श्याम ने कहा, एक टाइप का ये होता है। सेकंड होता है आपका ट्री बेस्ड जो आसान होता है कि राम का कोई भाई है, उसके चाचा है, मामा है, ये। उसके बाद एक थर्ड होता है आपका कोड बेस्ड, यानी कि वो लोग क्या करेंगे, एक्स दे देंगे, बीच में डॉलर दे देंगे, वाई दे देंगे, इसको लोग दर्शा देंगे एक्स वाई के पिता है, एक्स पिता है वाई के। इसी तरीके से और वो लोग आपसे नीचे एक प्रश्न पूछ लेंगे। तो ये होता, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे प्रश्न को आपके सामने। सबसे पहला जो टाइप है, देखो इस प्रश्न को आप लोगों को आराम से करना है क्योंकि उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं छात्र, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है अवनीश हर्ष का मित्र है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए
अवनीश से हर्ष से पूछा, अवनीश ने हर्ष से पूछा यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? देखो हम लोग सबसे पहले हर्ष मान लिए, यहाँ पे कोई हर्ष पर्सन है, ठीक है, जिसका नाम हर्ष है उस पर्सन का, जो कि अवनीश का मित्र है, यहाँ पे हर्ष है। अब हर्ष क्या कह रहा है, जो इनका जो पुत्र है ना मेरे पुत्र का चाचा है, यहाँ पे हर्ष का कोई पुत्र होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका कोई सन है, ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है। अब इसके पुत्र का कोई चाचा जो होगा वो कौन हैगा? हर्ष का कोई भाई होगा, ब्रदर होगा, ठीक है, हमने यहाँ से ब्रदर निकाला। अब कह रहा है इनके पुत्र, ठीक है, यानी कि मेन का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। अब आप लोग देखो इसके पुत्र का चाचा कौन हुआ? तो यहाँ पे आप लोग कहोगे हर्ष का भाई हुआ। अब उसका पुत्र है, ठीक है, उस मेन का पुत्र है, यानी कि ये जो पर्सन है वो उस व्यक्ति का पुत्र है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है प्रश्न में, जिसकी ओर इंगित कर रहा है अवनीश, यानी कि वो मेन है, मेन जिसके बारे में कही जा रही है बातें, मेन उसका पुत्र यहाँ। तो यह जो सीरीज है, यह जो ट्री है, हम लोग यहाँ से फाइंड कर सके। अब आपसे जो प्रश्न में पूछे आप लोग निकाल दो। कह रहा वृद्ध व्यक्ति यानी कि मेन का हर्ष से क्या संबंध है? तो मेन जो है ना वो हर्ष के पिता हो जाएंगे, क्योंकि हर्ष का जो भाई है उनके पिता वो मेन है, तो हर्ष के कौन लगेंगे? पिता लगेंगे। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह प्रश्न सॉल्व करा दूं, एक तरीका बता दूं कि बेस्ट अप्रोच क्या होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। आपसे कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है यानी कि डिफरेंट है। तो असंगत जो है ना उसे आपको चूज करना होता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, वो किसी न किसी रूप में कोई शब्द होंगे जो कि फिक्स होंगे या उसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा, या फिर कोई 4 वर्ड होंगे, कोई मीनिंगफुल होगा कोई मीनिंगलेस होगा। तो इन प्रश्नों में आपको ढूंढना होता है कि या तो फिर 4 जो ऑप्शन होंगे ना वो 3 किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जबकि फोर्थ वन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, या फिर 3 किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और जबकि एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो आप लोगों को डिफरेंट चूज करना है, यानी कि 3 जो आपको समान है वो चूज नहीं करना है, जो अलग है वो चूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर बनेगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर बन जाएगा। तो ये तरीका होता है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें 3 किसी न किसी रूप में समान होगा, तो हम लोगों को डिफरेंट चूज करना है। तो आप लोग देखोगे यू से डब्लू हो जा रहा है, ठीक है, यू का नंबर 21 होता है, डब्लू का 23 होता है, y का 25 होता है। तो आप लोग देखोगे पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, 21 से 2 बढ़ गया 23, 23 से 2 25। यदि मैं सेकंड की बात करूँ, थर्ड की बात करूँ, तो थर्ड ए से डी हो रहा है, यानी कि ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, और उसके बाद जी हो जा रहा है, यानी कि 7 हो जा रहा है। कितना बढ़ रहा है? आप लोगों को 3 बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखोगे जे से एल हो जा रहा है, यानी कि जे का नंबर 10 है आपका, एल का कितना है? आप लोग कहोगे 12 है आपका, एन का 14 है, यानी कि 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से, आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2-2 बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे 2-2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3-3 बढ़ रहा है। तो यानी कि ये और ये किसी ना किसी रूप में समान हो गए, आपको ये डिफरेंट दिख गया। यानी कि ये जो है आपका बचा हुआ जो नंबर 1 है या फिर जो वर्ड है वो भी बाकी के जो एक अलग सिंगल जो बच्चे हैं ना उनसे डिफरेंट ही होगा, यानी कि सबसे अलग जो आपको दिखा ऑप्शन 3 दिखा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। ऑप्शन जो है 3 इस प्रश्न का सही जवाब है ए डी जी, क्योंकि इसमें +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, जबकि बाकी में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें +2 इसमें +2, यानी कि सबसे अलग कौन सा हुआ? तो ऑप्शन 3 हुआ। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। देखो आप लोग इसे कैसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। आपसे कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्सेस आर एनिमल्स को LU #@ लिखा जाता है, तो एनिमल आर मैमल्स को KTLU हैज लिखा जाता है। आर हॉर्सेस मैमल्स को KT #@ लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में एनिमल का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो इस प्रश्न को आप लोग जब भी सॉल्व करोगे ना तो आपको सबसे पहले एनिमल को वर्ड को ढूंढना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो एनिमल जो है वो पहले में है और यहाँ पे दूसरे में है। तो हम लोग देखेंगे एनिमल यदि हमारा कॉमन है ना तो और कौन सा ऐसा कोड है जो कि दोनों में कॉमन है,
ओके, लेकिन तीसरे में वो कोड यूज़ ना हुआ हो, तीसरा जो स्टेटमेंट है आर हॉर्सेस मैमल्स, इसमें यूज़ वो कोड ना हुआ हो, तो आप लोग देखोगे पहले और दूसरे स्टेटमेंट में दोनों में एनिमल कॉमन है हमारा, तो हम लोग पहले उस कॉमन टैग को चूज़ करेंगे। तो देखो हॉर्सेस आर एनिमल्स को LU#@ लिखा, और एनिमल्स आर मैमल्स को KTLU# लिखा। यहाँ पे आप लोग देखोगे एनिमल और यहाँ पे आर दोनों आपका यहाँ पे कॉमन है, पहले में भी आर यूज़ हुआ है और दूसरे में भी एनिमल भी। तो हम लोग देखेंगे कोड कौन सा यूज़ हुआ है दोनों में। तो आप लोग देखोगे KTLU हैज़, यानी कि हैज़ और LU दोनों यूज़ हुआ है। या तो आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो LU एनिमल का है या फिर हैशटैग है, और इसमें या तो हैशटैग है या फिर LU है। यहाँ से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कंफ्यूजन दूर कब होगा, जब हम लोग तीसरे स्टेटमेंट पे आएंगे। आपसे कहता है हॉर्सेस आर मैमल्स, यानी कि आप लोग देखो तीसरे स्टेटमेंट में कौन सा हमारा जो कोड है वो यूज़ हुआ है। तो आप लोग कहोगे यहाँ पे वो लोग हैज़ का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हैज़ का, लेकिन वो शब्द कौन सा जो यूज़ हुआ तीसरे में, तो आप लोग कहोगे आर यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी कि आर के लिए हैशटैग यूज़ हुआ। हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, यानी कि यदि आर के लिए हैशटैग हम लोग कंफर्म कर चुके हैं, तो हमारा बच कौन सा गया, आप लोगों को LU बच गया। तो LU जो है हमारा वो एनिमल के लिए यूज़ हुआ है। तो आपसे वही पूछ रहा था किस कोड भाषा में एनिमल्स का कोड क्या होगा, तो एनिमल्स का जो कोड है वो आपका LU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, जिसे हम लोग विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं इस अप्रोच का यूज़ करके। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे प्रश्न कह रहा है 8 व्यक्ति, यानी कि यह जो प्रश्न है यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखो इसमें 8 व्यक्ति का कह रहा है, तो हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है 8 व्यक्ति ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र आप लोग वर्ड को हमेशा ध्यान रखोगे, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए। मान लो यह एक वृत्ताकार मेज है, ये वृत्ताकार मेज हो गया। इसमें कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति। 1 2 हम लोग यहाँ से पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, ये 8 व्यक्ति है। सभी का जो मुख है ना वो केंद्र की ओर है, इसमें क्लियर करा देखो, यहाँ पे पढ़ सकते हो केंद्र की ओर, यानी कि सबका मुख केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख करके सब लोग बैठे हुए हैं, सबका सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रश्न जैसा कहे ना वैसा आप लोग करते चलो। आपसे कह रहा है जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है, यानी कि आपसे जो ABCD दिया हुआ है इसी क्रम में नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपसे कह रहा है AC के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। A मान लो, कहीं भी मान लो, ये मैं नहीं कहूँगा इसी को मानो, बस एक आपको मानना होता है, कहीं भी मान लो। मेरा मन है यहाँ मानने का, आपका मन हो यहाँ तो यहाँ भी मान सकते हो। तो हमने यहाँ पे A को मान लिया, A को स्थान जो है वो फिक्स कर दिया। कह रहा है AC के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि यहाँ पे C होगा, ठीक है, C, तो इसका दाईं और दूसरे स्थान पे A है, यानी कि ये आपका दाईं ओर। यदि आप लोग इस मुख करके बैठोगे तो दाईं ओर आपका कौन सा, ये हो गया। तो दूसरे स्थान पे, पहले पे कोई और है, दूसरे पर A है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है तथा CD के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, CD के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, बाईं ओर से, ठीक है। आप लोग समझना, यदि यहाँ पे हम लोग D को मान लेते हैं तो D का बाईं ओर से, यानी कि आपका दायां ये हुआ और बायां ये हुआ, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान कौन है, C है। यहाँ पे कह रहा है आपका CD के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। तो D के बाईं ओर से पहला में A है, दूसरा कोई है, तीसरा में C बैठा है, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है B C के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यह जो पोजीशन है आपका, यह B का पोजीशन नहीं है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए, यानी कि B यहाँ कहीं बैठा होगा, इस पार कहीं बैठा होगा। अब आपसे कह रहा है B E के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B E के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अभी ना ही मुझे E का पता है ना ही B का, तो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। कह रहा है D C के, ठीक है, D G के, G है आपका, C नहीं, G है, ठीक है। C G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, D और G के बीच में। तो यहाँ पे D का ये पोजीशन है और यहाँ पे G मान लो आप लोग यहाँ, या तो यहाँ पे होगा, बीच में एक व्यक्ति A हो गया, या तो फिर आपका G यहाँ पे होगा, बीच में कोई व्यक्ति बैठा होगा। अब आपसे कह रहा हमें अभी G का स्थान फिक्स नहीं हम लोग कर सके हैं। आपसे कह रहा आगे जो G H के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे जो G H के बाईं ओर से, यदि हम लोग यहाँ H मानेंगे तो इस मान लो D की जगह यदि H होता तो आपका G बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, पहला ये दूसरे, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाता
एच यदि होता तो, लेकिन यहाँ पे आपका जो जी है वो फिक्स नहीं है और यहाँ पे डी आपका ऑलरेडी फिक्स है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं जो जी का जो आपका पोजीशन है ये पोजीशन ना होके ये पोजीशन हो गया। तो आप कह रहा है जो जी एच के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। यदि यहाँ पे हम लोगों ने एच को माना तो बाईं ओर पहला ये कोई बैठा हुआ है और दूसरा जी बैठा हुआ है, नहीं सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है। एक स्टेटमेंट हम लोग छोड़ चुके ये वाला, बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे। यदि आप लोग मान लो यहाँ पे ई हम लोगों ने माना, ठीक है, क्योंकि ई या तो आप लोग ई यहाँ मानो या इस खाली पोजीशन को मानो। यहाँ पे आप लोग पहले मान के हम लोग देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। तो आप लोग देखोगे बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, ई के दाईं ओर यदि यहाँ ई है तो पहला दूसरा कौन बैठ गया यहाँ पे, तो आप लोग कहोगे बी बैठ गया। तो हमारा ये इक्वेशन निकल के आ गया। लेकिन यहाँ यदि हम लोग बी को बैठाते तो यहाँ पे सी ऑलरेडी फिक्स था, तो हमारा इक्वेशन गलत हो जाता, इसलिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसके बाद देखो हमारा जो फिगर है वो बन के तैयार है। क्या है ये, डी है, ई है, जी है, बी है, एच है, सी है। एक पोजीशन हमारा यहाँ वाला खाली है, तो जो बचा उसे हम लोग पुट कर देंगे। कौन सा बच गया, तो आप लोग कहोगे हमारा जो पोजीशन ये एफ का बच गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे एफ पुट कर दिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, सी के सापेक्ष में जी की स्थिति क्या है, यानी कि सी के सापेक्ष में जी कहाँ बैठा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे सी को मानेंगे तो जी कहाँ है, तो आप लोग कहोगे ये दायां है सी का, ये बायां, तो बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा में जी है, तो यानी कि बाईं ओर से तीसरा। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का यह प्रश्न होता है। स्पेस कम होने के वजह से मैं आपको यहाँ पे इसे दोबारा से बना के ना दिखा पाया, लेकिन अब मैं आपको फटाफट समझा दे रहा हूँ। देखो 8 व्यक्ति बैठे हुए थे, 8 व्यक्ति को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है ए का, तो किसी एक का आप लोग पोजीशन मान लो। हमने यहाँ पे ए का फिक्स कर दिया पोजीशन, आप लोग चाहो तो कहीं भी मान सकते हो। उसके बाद जैसा जैसा हमसे प्रश्न में कहता गया हम लोग वहाँ पे करते गए। आप लोगों को केवल इतना याद रखना है, जब भी आपसे सर्कल में कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो ना, तो उसका उस पर्सन का मान लो ए ये है, तो इसका जो राइट साइड होगा वो ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। अपने आप को आप लोग उस जगह पे बैठा के देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न था आप लोग समझ पाए, इसका बेस्ट अप्रोच समझ पाए प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यह जो है आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। देखो डायरेक्शन के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ। यदि यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लो पर्सन है, तो हमेशा उसका जो राइट साइड होगा, यहाँ पे यदि कोई पर्सन खड़ा है इस ओर मुख करके, तो इसका जो राइट साइड होगा यहाँ पे हम लोग ईस्ट ऑलवेज मानेंगे, ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट होता है आपका यानी कि पश्चिम, यहाँ पे आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण, और ये आपका नॉर्थ होता है ऊपर, जो कि आपका नॉर्थ हुआ उत्तर। उत्तर तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग ऐसा, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप लोग समझना, यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये कहाँ है, तो आप लोग कहोगे साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या है आपका, आप लोग कहोगे ये नॉर्थ है और ये आपको वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट। और यदि मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, एन ई हो गया, ठीक है। और यदि इस डायरेक्शन की बात करो तो ये कहाँ है, साउथ और ईस्ट के बीच में, तो साउथ ईस्ट हो गया आपका। ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है, कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है एक आदमी सूर्योदय की दिशा में, मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, इस पॉइंट पे आप लोग कहीं भी मान लेना, ठीक है, कोई एक पॉइंट फिक्स करके, ये कोई पॉइंट है जहाँ से एक व्यक्ति सूर्योदय की दिशा में, आप लोग हमेशा याद रखना है कॉन्सेप्ट, आपका जो सूर्य उगता है ना वो पूर्व दिशा की ओर उगता है, और जो अस्त होता है सूर्य वो होता है आपका पश्चिम दिशा की ओर। अब ये कोई पर्सन है, पॉइंट है, इससे यदि सूर्योदय दिशा की ओर, सूर्योदय दिशा की कौन सा हो गया, यदि पूर्व दिशा की ओर, हम लोग पढ़ चुके, पूर्व आपका यहाँ है, पूर्व दिशा की ओर कितना चल गया, 10 मीटर चल गया, ठीक है। आगे चलता है, फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है। मान लो ये पर्सन इस दिशा की ओर जा रहा है, जिसका दायां साइड कौन सा हो गया, यहाँ से आप लोग कहोगे यहाँ हो गया। अपने आप को आप लोग उस पोजीशन पे रख के देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका उसके लिए लेफ्ट होता है, आपका ये राइट होता है, तो वो क्या कर रहा है, दायां मुड़ के 10 मीटर चल रहा है, तो हमने यहाँ पे 10 फुट कर दिया। उसके बाद वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर 15 मीटर 15 मीटर चलता है। देखो यहाँ वो चल रहा है, ठीक है, इसके लिए दायां ये हुआ, बायां ये हुआ, बायां मुड़ गया वो,
कितना चल गया बायां मुड़ के, तो आप लोगों को 5 मीटर चल गया। उसके बाद फिर वो बायां मुड़ गया और 15 चल गया, बायां मुड़ के यहाँ पर 15 चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर बायां मुड़ा और 15 चल गया, यहाँ दी, यहाँ पे वो इस दिशा में जा रहे थे, बायां किधर होगा, यहाँ होगा, 15 चल गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 15 मान लेते हैं, 15 चल गया और यहाँ पे वो पहुँच गया। तो अब आपसे कह रहा है वो अपने आरंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है। समझना आप लोग, यहाँ पे मैंने इसे इस पॉइंट तक क्यों लाया, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ की दूरी 5 है और यहाँ की दूरी 10 है, यानी कि 15 वो चला तो हम लोग यहाँ पे उसे इस पॉइंट पे लेके आ गए। अब आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को, ये कितना था आपका, आप लोग कहोगे ये आपका 10 मीटर का था, जबकि ये पर्सन जो है ये 15 चला था ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे 5 मीटर इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ 5 मीटर। तो आप लोग देखोगे यहाँ से वो 15 मीटर लेफ्ट और भी चला है, यानी कि यदि वो पर्सन इस पॉइंट से शुरू किया था, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया इस पॉइंट से वो शुरू किया है और यानी कि पूर्व की दिशा सूर्योदय की दिशा में चलता है, फिर जैसे जैसे हमसे प्रश्न में कहता रहा हम लोग करते रहे और अंततः लास्ट तक वो इस पॉइंट तक पहुंच गया। आप लोग जब भी कैलकुलेट करो ना, आप लोग केवल डिस्टेंस का ध्यान रखना, डिस्टेंस यदि 15 मीटर कह रहा तो हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे नीचे से कंपेयर करके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से 10 है, कुल मिलाकर 15, तो वो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। अब वो कहाँ है, तो आप लोग देखोगे यह व्यक्ति इस पॉइंट से शुरू किया था, यहाँ पहुँच गया, तो ठीक इसके ऊपर पहुँच गया, यानी कि उत्तर दिशा की ओर पहुँच गया, नॉर्थ की ओर पहुंच गया। तो आपको जो आंसर बना वो नॉर्थ हुआ, उत्तर हुआ, ऑप्शन नंबर 4 बना। तो ये होता है डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्व करना, बेहद आसान तरीके से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ से मैंने आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया, ब्लड रिलेशन का दे दिया, इसी तरीके से जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट देता चला रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक ट्रिक डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आप लोगों को स्क्वायर कंप्लीट रखना है, क्यूब 10 तक, स्क्वायर 20 तक या 30 तक याद रखना है। तो देखो वही आपका यहाँ पे काम आ रहा है। आपसे कह रहा है प्रश्न में उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है, यानी कि ये जो प्रश्न में आपको गिवन है 3 नंबर, इससे किसी ना किसी रूप में जो समान होगा वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप लोग देखो कैसे करोगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहला 361 है, दूसरा 729, तीसरा 841। इन नंबर को देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये सभी नंबर्स जो है वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो आप लोग क्या करोगे समझना, आप लोग देखोगे 19 का स्क्वायर, तो आप लोग देख रहे उसका स्क्वायर है 841, 729 सारे स्क्वायर से। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 29 का यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे देखोगे 27 का हो गया, इसी तरीके से काम चल रहा है, 19 का हो गया यहाँ पे आपका पहले वाला, यानी कि सारा स्क्वायर है। तो आप लोगों को उस ऑप्शन को चूज करना है जो कि स्क्वायर होगा, तभी तो संगत होगा। तो देखोगे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इसमें स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो देखोगे फर्स्ट ऑप्शन 216, ये क्या है, तो 6 का क्यूब है। दूसरा 512, ये क्या है, तो आप लोग कहोगे 8 का क्यूब है। और फिर तीसरा आपका 343, ये किसका है, तो आप लोग कहोगे 7 का क्यूब है। और यहाँ पे फोर्थ जो है ये 529, ये किसका स्क्वायर है, तो आप लोग कहोगे 23 का स्क्वायर 529 है। तो ये तरीका होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। बेस्ट अप्रोच आप लोगों को स्क्वायर एटलीस्ट याद करना है ताकि आप लोग अपना टाइम सेव कर सको और आसानी से प्रश्न देखते ही आंसर टिक कर सको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये स्लोगिज्म का प्रश्न है। देखो श्लोक के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक बिल्कुल इजी आसान से बनेंगे और दूसरा जो होता है वो कंडीशन बेस्ड बनता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड बनता है। तो अभी आप लोग देखोगे एसएससी रेलवे के खासतौर पे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इजी टाइप में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे हालांकि ये जो प्रश्न है नहीं के जो भी कथन हो वो अच्छे लेवल के प्रश्न माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ से आपको सतर्कता के साथ प्रश्न को सॉल्व करना होता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। देखो हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे श्लोक के प्रश्न को फिगर वाइज सॉल्व करेंगे। यानी आपसे यदि फर्स्ट स्टेटमेंट कह दे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को मानो, यदि हम लोग डॉग मानते हैं, आपसे क्या कह रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यानी कि ऑल डॉग्स क्या है, ये सभी डॉग्स कैट के अंदर आ जाएंगे। तो यदि आपसे यहाँ पे निष्कर्ष में कहे कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पे आपका यह गलत होगा, क्योंकि देखो बिल्ली बड़ा है
ठीक है, बिल्ली के अंदर कुत्ता समा जा रहा है, लेकिन हम ये इसके बेसिस पे नहीं कह सकते जो सभी बिल्लियां भी कुत्ते हो सकते, सभी नहीं, कुछ हो सकते हैं। यदि आपसे कुछ बोला होता, यदि कुछ बिल्लियां कुत्ते, बिल्कुल सही होता। सभी कुत्ते यदि बिल्लियां होंगे तो कुछ कुत्ते बिल्लियां होंगे ही होंगे, तो ये यहाँ से जायज हो सकता है। तो हम लोग प्रश्न को अब पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो आप लोग, सबसे पहले प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कोई नीला काला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना ये आपका क्या है, तो नीला है, ठीक है। ये क्या नहीं है, तो ये काला नहीं है, काला नहीं है तो क्रॉस कर दो, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कोई काला सफ़ेद नहीं है, ये आपका काला है। अब यहाँ पे कोई काला क्या नहीं है, तो आप लोग कहोगे सफ़ेद नहीं है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, ये आपका सफ़ेद है, ठीक है। तो ये कुछ, इसका जो इतना हिस्सा है ना वो स्लेटी है, ठीक है। SI से हम लोग स्लेटी को डिनोट कर दिए। अब आपसे कह रहा है सभी स्लेटी हरे हैं, ये जो कंप्लीट स्लेटी है ना ये क्या है, तो ये हरे हैं, आपसे यहाँ पे कह रहा है। तो जैसा कथन में हमसे कह रहा था हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे और आंसर को टिक करेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट आपके सामने, आपसे कह रहा कुछ हरे काले नहीं हैं। देखो यह जो हरा है कंप्लीट हरा, वो काला नहीं आपसे कह रहा है। तो देखो जो हिस्सा, ठीक है, जो हिस्सा स्लेटी का हरा के अंदर है, ठीक है, और जो सफ़ेद से मैच कर रहा है वो हिस्सा कभी भी हरा नहीं हो सकता। आप लोग समझना, ध्यान समझना। देखो यदि ये जो कंप्लीट है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ये जो आपका सफ़ेद का हिस्सा है, ठीक है, ये कुछ हिस्सा क्या है, ये स्लेटी भी है, और सभी स्लेटी क्या है, हरे हैं। यानी कि ये जो स्लेटी और सफ़ेद के बीच का हिस्सा है ये तो कंफर्म है, जो ये आपका कभी भी काला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्लियर मना किया जा चुका है, जो सफ़ेद और काला में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि जो सफ़ेद है वो काला नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा जो ये जो हिस्सा है आपका, ये कभी भी आपका जो काला नहीं हो सकता। तो बिल्कुल इनका कहना सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पढ़ोगे कुछ सफ़ेद हरे हैं। अब देखो सफ़ेद कौन सा है, ये आपका पार्ट सफ़ेद है और ये हरा है, यानी कि जो हिस्सा स्लेटी से इसका मैच कर रहा है ना वो हरा है, वो बिल्कुल है, तो हम लोग इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सभी हरे स्लेटी हैं। देखो ये कंप्लीट हरा है, ठीक है, इसके अंदर स्लेटी समाया हुआ है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं जो सभी स्लेटी हरा है, बिल्कुल है, लेकिन सभी हरे स्लेटी हैं ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ हिस्सा ये हमें नहीं मालूम। देखो ये जो हिस्सा है ना ये हो सकता है स्लेटी ना हो, ये ग्रीन यानी कि स्लेटी ना हो, ये आपका वाइट हो, ब्लू हो, ये कंफर्म नहीं है। जो ये हिस्सा भी स्लेटी है ही, ये हम नहीं कह सकते, इसीलिए आप लोग इसे गलत मानोगे, क्योंकि सभी हरे स्लेटी नहीं हो सकते। सभी स्लेटी हरे हो सकते हैं लेकिन हरे स्लेटी नहीं हो सकते, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा केवल फर्स्ट और सेकेंड मैच कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पालन करते हैं। किस ऑप्शन में है आप लोग देखोगे, ऑप्शन 4 में है, फर्स्ट और सेकेंड पालन करते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये होता है श्लोक के प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो श्लोक का प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से आसानी से श्लोक के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से सीख सकते हो। अब आप लोग समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, श्लोक के प्रश्नों में कथन को पढ़ते हैं, कथन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले कथन को पढ़ना शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं। मान लो ये हमारा जो कंप्लीट है ये क्या है, गर्ल का सेक्शन है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये बॉय का सेक्शन है, ओके। आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो कुछ लड़कियां, लड़की का जो ये हिस्सा है आपका, ठीक है, और लड़के का जो ये हिस्सा है, ये दोनों आपस में मैच कर रहा है, यानी कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फिगर बना डाला। अब आप लोग समझना, आपसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कोई लड़का आलसी नहीं है, ठीक है, ये आपका बॉय का सेक्शन है, ठीक है। ये जो है इसका किसी भी लड़का का संबंध आलसी व्यक्ति से नहीं है, यानी कि ये हमने आलसी का सेक्शन मान लिया AL से, ओके। चलिए अब आपसे कह रहा है आपको केवल फिगर बनाना आना चाहिए। अब आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां, निष्कर्ष, हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच चुके। निष्कर्ष में यानी कि आप लोगों को अब आंसर टिक करना है इसे सॉल्व करके। कह रहा है कुछ लड़कियां आलसी हैं। देखो ये लड़की का सेक्शन है, ठीक है, गर्ल का सेक्शन है, ये आलसी का सेक्शन है, तो हम यहाँ से ये श्योर नहीं कह सकते जो कुछ लड़कियां आलसी है। देखो
आलसी और लड़की में कोई संबंध आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। ये लड़की का सेक्शन है, ये आलसी का सेक्शन है। यदि लड़का से कहा होता तो उससे हम आसानी से रिलेशन फाइंड कर चुके होते, क्योंकि हमें कथन में यहाँ गिवन था। लेकिन लड़की से हमें कोई कथन गिवन नहीं है, लड़की को लेकर आलसी और लड़की के बीच संबंध कोई भी यहाँ पे ऊपर कथन में दर्शाया नहीं गया। इसलिए हम लोग यह नहीं कह सकते जो कुछ लड़कियां आलसी हैं, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यह गलत माना जाएगा। सेकंड पढ़ो, कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। देखो ये गर्ल है, ये आलसी है, और लड़की का जो कुछ का हिस्सा है जो कि बॉय है, ठीक है, जो कि बॉयज से मिलता जुलता हिस्सा लड़की का है, जो इतना जो ये जो पार्ट है आपका, इसके बारे में कह रहा है जो कुछ लड़कियां आलसी नहीं है। देखो ये यदि लड़का जो है कंप्लीट लड़का आलसी नहीं है, ये आपसे कह रहा है कथन में, यानी कि लड़का का जो छोटा सा भी पार्ट होगा, पॉइंट भी होगा, वो आलसी नहीं है। तो आप लोग यहाँ से देखोगे यह जो पार्ट है यह भी तो लड़का का पार्ट है, लड़का और लड़की का पार्ट। तो ये जो हिस्सा है ये कभी भी आलसी नहीं होगा, यानी कि लड़की का भी ये हिस्सा है, यानी कि लड़की का जो कुछ हिस्सा है जो कि बॉय से मैच करता है वो कभी आलसी नहीं हो सकता। यही आपसे कह रहा है कुछ लड़कियां, यानी कि मान लो इस हिस्से के बारे में कह रहा है आलसी नहीं है, जी बिल्कुल सही कह रहा है, वो आलसी नहीं हो सकती। तो ये उनका कहना सही है। तो निष्कर्ष केवल सेकंड आपका मैच कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन 4 है ये सही जवाब है। तो आप लोग समझ सकते हो, फिगर जब आप लोग बना लोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकती हो। आपसे जैसा बोले कथन में वैसा फिगर बनाओ, उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष से कंपेयर करके आंसर लेके आ जाओ। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने यह डाइस का प्रश्न है। देखो डाइस का क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, त्रिभुज के विपरीत फलक पे आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। देखो आप लोग त्रिभुज यानी कि ये जो आपका हिस्सा है इसके अपोजिट कौन सा साइन आएगा ये आपको बताना है। तो देखो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे विद इन सेकेंड, आइए हम लोग पहले सीख लेते हैं। देखो यदि मैं पहले और दूसरे डाइस की बात करूं तो आपको यह देखना होता है, यदि यहाँ पे 3 साइन आपके पास गिवन है और यदि इसमें से 2 साइन आपको कॉमन दिख जाए दोनों डाइस में, यानी कि पहला आपका सर्कल दिख रहा है, दूसरा आपका क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप लोगों को स्टार दिख रहा है, यानी कि एक डिफरेंट कौन बच गया, यहाँ से आयत बच गया और यहाँ से ट्रायंगल बच गया, यानी कि एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट होंगे, हमेशा आप लोग याद रखना। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा आयत के अपोजिट कौन सा आ रहा है, तो आप लोग कहोगे ये ट्रायंगल आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए अब आपसे यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपसे कह क्या रहा था, जो त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज ये है, इसके विपरीत आयत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप लोग यदि चाहोगे जो मैं सेकेंड और थर्ड से कंपेयर करूं तो देखो उसका भी तरीका है, आप लोग उसे कैसे सॉल्व करोगे, आइए हम लोग ये भी आपको मैं यहाँ पे आपसे समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको जब सेकेंड और थर्ड डाइस की बात आ जाए तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो कॉमन क्या है। तो आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कॉमन आपका यहाँ पे सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल, यानी कि सर्कल कॉमन है। तो आप लोग क्या करोगे, दूसरे और तीसरे डाइस की यदि मैं बात करूँ तो इन दोनों डाइस की आप लोगों को कोई एक कॉमन पॉइंट उठाना है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका कॉमन पॉइंट हमने उठाया। दूसरा जो है आपका वो आप लोग उस कॉमन पॉइंट से या तो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलो, यानी कि इस दिशा में चलो, या तो फिर क्लॉकवाइज चलो, इस दिशा में चलो, इस तरीके से आपको काम करना है। तो आप लोग या तो एंटी क्लॉक चलोगे तो आप लोगों को इसमें भी एंटी क्लॉक चलना होगा, इसमें भी। यदि क्लॉकवाइज चलोगे तो दोनों में एक वे में चलना होगा आपको। तो आप लोग देखोगे यहाँ से हम लोगों ने कॉमन पॉइंट सर्कल को उठाया। पहले का यदि सर्कल है तो उसके बाद यदि इस वे में हम लोग चलेंगे तो दूसरे क्या हो जाएगा, स्टार होगा और फिर आपका यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा। और यदि मैं इस टाइप की आप बात करूँ तो यहाँ सर्कल कॉमन पॉइंट से चलना है, तो यहाँ पे कॉमन है, हम लोग क्या इस दिशा में चल रहे हैं ना, तो आपको भी इसमें भी इसी दिशा में चलना होगा। तो सर्कल के ऊपर क्या है, तो आप लोग कहोगे ये जो आपका लोगो है ये है, उससे यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे आयत है। तो आप लोग देखोगे आपसे पूछ क्या रहा था, त्रिभुज के विपरीत, तो ये आपका त्रिभुज है, इसके ठीक विपरीत आपका आयत आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच का परिचय देना है। आप लोग चाहो तो यहाँ से फटाफट कर लो, कॉमन आपका 2 आ रहा है तो इन दोनों डाइस को कंपेयर करके आप लोग ट्रायंगल निकाल लो, या फिर आप दोनों दूसरे और तीसरे में कंपेयर करके निकाल लो। तो ये तरीका होता है। मैंने आपसे दोनों तरीका डिस्कस कर दिया कि आप लोगों को बेस्ट अप्रोच किस अप्रोच का यूज़ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों को यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, बेहतर लगे, तो प्लीज़ लाइक करो आप लोग। श्लोक का आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक और एग्जाम्पल आप लोग समझ लो। आप लोग फटाफट करना सीखो। कथन है आपके सामने, क्या कह रहा है, कोई महिला गाय नहीं है। मान लो ये आपका काव का सेक्शन है
और ये महिला का सेक्शन है, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, ये आपसे क्लियर रूप में कथन में कह रहा है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। उसके बाद करें एलिफ एक महिला है। अब ये जो महिला का सेक्शन है इसके अंदर कोई एक महिला है जो कि एलिफ है, यानी कि एलिफ इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, महिला सेक्शन के अंदर ही होगी एलिफ। अब आपसे क्या कह रहा है निष्कर्ष में, एलिफ गाय नहीं है। देखो ये जो है कंप्लीट महिला के अंदर है आपका एलिफ। जब महिला कोई गाय नहीं है तो एलिफ कहाँ से हो सकती है, वही आपसे कह रहा है जो एलिफ गाय नहीं है। तो हाँ बिल्कुल इनका कहना से गाय नहीं हो सकता, यानी कि फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ो, एलिफ गाय हो भी सकती है और नहीं भी। देखो जब यहाँ क्लियर है जो ये गाय कभी हो ही नहीं सकती एलिफ, क्योंकि ये महिला के अंदर है और महिला का कोई संबंध काव से नहीं है, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसका क्या मतलब है, हमें श्योर है नहीं हो सकता, यानी कि कथन जो दूसरा है निष्कर्ष आपका वो गलत हो गया। केवल फर्स्ट निष्कर्ष यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ये आपको टिक करना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्लड एंड रिलेशन का बेसिक सा सवाल एक बार कंप्लीट करा दूं ताकि आप लोग अपडेट हो जाओ इससे। देखो आपसे कह रहा है सुनीता सोहन की बहन है। मान लो ये जो है आपका सोहन है, ये ठीक है सोहन। अब ये जो सोहन है हमें इसका जेंडर अभी डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये नहीं कह रहा है जो सोहन लड़का है लड़की है। कह रहा है आपसे कभी भी आप लोग नाम के पीछे ब्लड एंड रिलेशन के सवाल में भूल कर भी मत जाना। ये आपसे कह रहा है सुनीता सोहन की बहन है, ठीक है। तो सोहन कोई एक पर्सन है या कोई ये लेडीज़ भी हो सकता है जेंट्स भी हो सकता है, ये हमें यहाँ पे श्योर नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है सुनीता सोहन की बहन है। तो ये जो सोहन है इसकी कोई बहन है, कौन है ये, तो आप लोग कहोगे सुनीता है, सुनीता ये बहन है। तो यहाँ पे इसका जेंडर फिक्स है, हमने यहाँ पे फीमेल का माइनस लगा दिया। कह रहा है रमेश राकेश का पिता है। देखो रमेश राकेश का पिता है, हमें इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहा है सोहन राकेश का बेटा है। अब ये जो सोहन है ना ये राकेश का बेटा है, यानी कि ये कोई पर्सन राकेश है, ठीक है, जिसका बेटा सोहन है। अब बेटा है तो यहाँ पे आप लोग प्लस का साइन लगा दोगे, क्योंकि हमें इसका जेंडर फिक्स हो गया, डिसाइड कर लिया हमने। उसके बाद आपसे कह रहा है नेक्स्ट रमेश राकेश का पिता है। अब जो है रमेश ये राकेश का पिता है, यानी कि रमेश इससे भी ठीक एक ऊपर आप लोगों ने जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये रमेश है, ठीक है। अब आपसे रमेश है पिता है तो प्लस का साइन लगाओगे। अब आपसे कह रहा है रमेश का सुनीता से क्या संबंध है। देखो ये सुनीता हो गई, ये रमेश हो गया। यदि हमारे मान लो सोहन के दादाजी यहाँ से हुए कौन, रमेश, क्योंकि आप लोग देखोगे सोहन के पिताजी राकेश, राकेश के पिताजी रमेश, तो सोहन के रमेश कौन लगे, दादाजी, क्योंकि पिताजी के पिताजी दादाजी लगेंगे। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा दादाजी। और यदि हमारे दादाजी वो हैं तो हमारी जो बहन है उसके वो कौन लगेंगे, वो भी दादाजी ही लगेंगे। तो वो जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो सीरीज का प्रश्न है, आप लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ सके। आप देखो सीरीज के प्रश्न में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों को एक पैटर्न को फाइंड करना होता है कि वो कौन सा पैटर्न है जिसे फॉलो करता आ रहा है यह सीरीज। तो देखो हम लोग पैटर्न को कैसे फॉलो करेंगे। यदि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, तो देखो फर्स्ट बॉक्स में आप लोग 6 है, 2 है, 40 है। तो आप लोगों के माइंड में यह पुट होना चाहिए कि इस 6 और 2 के साथ हम ऐसी कौन सी क्रिया करें कि ये 40 हो जाए। इसी तरीके से दूसरे में आपको इस 3 और 4 को वैसे कौन सा क्रिया करना चाहिए इन दोनों के साथ कि ये 25 हो जाए। और इसी तरीके से 8, 6 को उसी पैटर्न में आपको फॉलो करते हुए यहाँ पे फाइंड करना है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को 36 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 16 9 25 5, यानी कि दोनों हमारा सेटिस्फाई कर गया। आप लोगों ने देखा मैं आसानी से यहाँ पे कैसे स्क्वायर पे पहुँच गया, क्योंकि यहाँ देखो 6 है और 2 है, ये अचानक से 40 हो जा रहा है। तो आप लोग देखोगे यदि नंबर तेज़ी से बढ़े तो वो स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का उसमें अहम रोल होता है। तो हम लोगों ने देखा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 36 और दोनों को हमने जोड़ दिया, 36 4 40, तो यहाँ सेटिस्फाई कर गया। इसी पैटर्न को हम लोग दूसरे में पुट करके देखेंगे। यदि हमारा जो पैटर्न है
इसमें काम कर गया। तो हम लोगों ने जिस पैटर्न को माना है वो बिल्कुल सही है, उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। तो हम लोगों ने देखा 25 सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब हम लोग आंसर निकालेंगे। देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोगों को 64 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 100 आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है यह आपसे बैंक के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। ये 2021 में पूछे गए प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ से पढ़ोगे, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है इस वीडियो के शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कि आप लोगों को अल्फ़ा का पोजीशन याद होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन, ए का पोजीशन क्या है, 1 है। उसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूँ डब्लू का पोजीशन क्या है, तो 23 है। इसी तरीके से आपको अल्फ़ाबेट देख के उसका पोजीशन ज्ञात हो जाना चाहिए। तो अब आपसे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर, तो 12वां अक्षर क्या होता है, आप लोग को 12वां जो होता है वो एल होता है आपका, ठीक है। 12वें अक्षर के दाएं, अब दायां यहाँ से इसका एल का राइट ये होता है, यानी कि दायां ये होगा और बायां आपका ये होता है। यदि यहाँ पे ये पोजीशन पे हो, ये लेटर है, तो इसका राइट साइड ये कहलाएगा दायां साइड, और ये आपका बायां साइड कहलाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, 12वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, यानी कि के दाईं और, तो दाईं हम इधर लेकर चलेंगे, के 8वां अक्षर +8, तो कौन सा पोजीशन पे हम लोग पहुँच गए। तो आप लोग कहोगे एल का क्या होता है नंबर, तो 12th होता है, क्योंकि यहाँ आपसे कह रहा था 12th, ठीक है। तो 12th प्लस कितना 8, यानी कि जो आपका 20th नंबर पे लेटर आएगा वही आंसर बनेगा। वही आपसे पूछ रहे कौन सा अक्षर होगा, तो वो आपका 20 पे जो होगा कौन सा होगा, तो वो आपका टी होता है 20 पे। तो आपको जो आंसर बना टी बना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, ये जो प्रश्न है सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। यह सीरीज का प्रश्न है, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फाइंड करना है कि क्या आ सकता है। देखो यह जो सीरीज का प्रश्न है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सीरीज के प्रश्न में आप लोगों को केवल एक पैटर्न को फाइंड करना होता है कि वो कौन सा पैटर्न है जिस पे यह सीरीज काम कर रहा है। उस पैटर्न को यदि आप लोग फॉलो कर लेते हो तो वहीं आपका जो सवाल है वो खत्म हो जाता है और आप लोग आंसर विद इन सेकेंड लेकर आ जाते हो। तो देखो आप लोगों को उससे मैंने डिस्कस किया है। सीरीज के प्रश्न में देखोगे आप लोग, फर्स्ट यदि मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ तो यहाँ पे 12 है, 6 है, 3 है। आप लोगों को इन तीनों नंबर को इस रूप में कैलकुलेट करना है किसी ना किसी रूप में, ताकि बीच वाला नंबर आपका निकल के आ जाए। तो आप लोग ध्यान से देखोगे, बीच वाला जो नंबर है ये आपका क्या है, ये छोटा डिजिट है, यानी कि इसके पास वाला ही डिजिट है 12, 6, 3। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ समझ पाएँ कि जो भी क्रिया है, जो भी कैलकुलेशन है, उसमें या तो ये लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि यदि बढ़ रहा है धीरे धीरे, यदि नंबर बढ़े, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो वो एडिशन का केस होता है। नंबर घटे तो सब्सट्रैक्शन का। यदि अचानक से नंबर बढ़े, यानी कि यदि ये बीच वाला ये जो नंबर है ये बड़ा नंबर होता, कोई मान लो 200 होता, 500 होता, 600 होता, तो हम लोग समझ जाते हैं वो जो केस है वो या तो मल्टीप्लिकेशन का है, या तो स्क्वायर का है, या तो फिर क्यूब का है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, क्या है, 12 है, 6 है, कितना है 15, और ये आपका 3 है। तो देखो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो 12 और 6 18 हो गया, और यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 12, 6, 18 और 3। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो 12, 6 और 3, इन तीनों को कंपेयर करके आपको 15 लाना है। तो आप लोगों के माइंड में पुट होना चाहिए कि यदि हम लोग 12 को 6 में जोड़ दें, कितना हो रहा है 18 हो रहा है, और इस 3 को इसमें माइनस कर दे तो क्या हो रहा है 15 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि नीचे वाले दोनों नंबर को ऐड करके ऊपर वाले नंबर को माइनस करके बीच वाला नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को हमेशा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, कम से कम 2 फिगर में आप लोगों को पुट करना है। यदि 2 फिगर में हमारा जो ये पैटर्न है सेटिस्फाई कर रहा है तो यही पैटर्न आपका आंसर बनता है। तो हम लोग एक फिगर से फाइंड कर चुके हैं, अब दूसरे फिगर में आप लोग ध्यान से समझोगे। यहाँ देखो क्या है, 18 है, 3 है, नीचे वाले को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, ऊपर वाले से माइनस करते हैं। अब देखो 18 + 3 21, 21 में से 6 गया, 15 बीच का नंबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो हमारा जो ये पैटर्न है बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारा जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। नीचे वाले दोनों नंबर को जोड़ के ऊपर वाला नंबर माइनस कर रहे हैं, हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है। अब देखो 13 + 12 कितना हो जा रहा है, आप लोगों को 25 हो जा रहा है। इसमें माइनस ऊपर वाला नंबर कितना 5 है, तो 5 हमने किया, तो हमारा जो आंसर निकल गया वो 20 निकल गया है। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखो ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है यह भी सीरीज का प्रश्न है, यह आपका बॉक्स सीरीज कहलाता है। अब देखो बॉक्स सीरीज का क्या मेथड है आप लोग समझना। 2021 का जो इनका रिकॉर्ड है, 2021 में यह जो प्रश्न है घातक साबित हुआ है। मैक्सिमम शिफ्ट में देखा गया है कि यह जो प्रश्न है ये छात्रों का जो टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम लेके चला गया है, जिस कारण से छात्रों का जो रीजनिंग का सेक्शन है वो खराब होता जा रहा है। आप लोगों को कभी बॉक्स सीरीज में नहीं फंसना है। आप लोगों को एक काम करना है, जब भी प्रश्न को आप लोग देखो तो उसमें यदि आपके माइंड में कोई क्लिक कर जाए, कोई पैटर्न कर जाए, यदि वो पैटर्न सेटिस्फाई कर जाए एक बार में, तो आप लोग मैक्सिमम इसमें जो टाइम दोगे अपना वो 40 से 50 सेकेंड का दोगे, उससे ज़्यादा नहीं। यदि उसमें पुट कर जा रहा है तो आप लोग सॉल्व कर दोगे, नहीं कर रहा है तो आप लोग लास्ट के लिए छोड़ के वापस से आकर सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें जिद के पीछे पड़ोगे तो यह जो प्रश्न है यह घातक साबित हुआ है अब तक का जो इनका रिकॉर्ड है। देखो हालांकि ये जो प्रश्न है काफ़ी ईजी है, आप लोग समझना। आप लोग यदि देखोगे फर्स्ट रो को देखो तो यहाँ पे देखोगे 16, 16, 14 या किसी ना किसी रूप में हमें कोई रिलेशन यहाँ से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन यदि मैं कॉलम की बात करूँ तो यदि फर्स्ट कॉलम में आप लोग देखोगे क्या है, दो छोटा छोटा नंबर है, ठीक है, लेकिन बीच वाला नंबर बड़ा है। तो हम लोगों के माइंड में एक ट्रिक काम कर रहा है कि यदि हम दोनों नंबर को किसी न किसी रूप में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन सकता है। यदि मल्टीप्लाई करने पे कहीं पास भी हम लोग यदि बीच वाले नंबर के आ जाते हैं तो हम लोग वहाँ से फाइंड कर सकते हैं उसमें कितना जोड़ना है घटाना है। तो हम लोगों के माइंड में ये क्लिक हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और नीचे का नंबर क्या है 8, 16 गुने 8 करके हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि जो बीच वाला नंबर है ये हमारा थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यानी कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का केस निश्चित रूप से दो नंबर को आप लोग क्या करोगे, जो कोई ग्रेटर नंबर लेके आओगे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई ही एक हमारा रास्ता बचता है। देखो एडिशन का केस, ऐड का यहाँ से समाप्त हो गया, सब्सट्रैक्ट का समाप्त हो गया, क्या बच गया आपका, दो नंबर को आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर तो करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को, 16 गुने 8 कितना हो गया 128, 14 गुने 9 कितना हो गया 126। तो हम लोग ये समझ पाए जो पहले नंबर को तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके ये लोग बीच का नंबर लेके आ रहे हैं। तो आप लोग देखो 16 गुने 5 हमारा आंसर बनना चाहिए क्या है, 16 25 80, यानी कि ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो ये तो काफ़ी आसान था, आप लोगों के माइंड में क्लिक कर गया। आप लोगों को यही देखना है कि यदि बीच का नंबर या फिर साइड का नंबर अचानक से बढ़ जाए तो आप लोग ये समझ लेना किसी न किसी रूप में वो लोग उसी को कैलकुलेट किए होंगे। तो ये तरीका होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो सीरीज का है न्यू पैटर्न का सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे गलतियाँ करोगे आप लोगों को ऑप्शन भी अलग दिखेगा, इसलिए आप लोग पहले सीरीज को देखो और समझो। आपसे कह रहा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आप लोगों ने देखा फर्स्ट में ए माना, सेकेंड को बी माना, थर्ड को सी माना, और इन्होंने इसको जो इक्वल किया है ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 6 के इक्वल किया है। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। देखो बहुत सारे लोग इसमें क्या गलतियां करेंगे आप लोग समझना है। इसको ए मान के इसका स्क्वायर कर देंगे, इस पावर 4 कर देंगे, इस पावर 6 कर देंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। आप लोगों को समझना है इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे यदि सिंगल जिस भी लेटर को सिंगल सर्कल से घेरा हुआ है उसका जो इन्होंने पावर माना वो 2 माना है, यानी कि सर्कल के डबल को पावर माना है, ठीक है। बी के पे 2 पावर है ना, तो ये यहाँ पे 4 चढ़ा दिया। यहाँ पे सी पे 3 सर्कल है ना, तो ये पे यहाँ पे 6 चढ़ा दिया, यानी कि सर्कल को डबल करके पावर लगा दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 पर पावर 2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पर पावर 4 कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद प्लस करो, 2 नंबर में क्या है 1, 1 पर पावर कितना है, सर्कल कितना है, आप लोग कहोगे 1 2 3 4 सर्कल है, तो इस पर पावर क्या करेंगे 8, ठीक है। सर्कल के डबल पावर करना है, ठीक है। प्लस ये कॉन्सेप्ट है इनका कहना जो है, आप लोग ध्यान से प्रश्न को क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपको समझ के करना है। एक बार सर्कल को आराम से समझ के देख के, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा भी मिस्टेक करोगे आप लोग इसमें टाइम लगा डालोगे। अब देखो तीसरा क्या है आपका, तीसरे में 4 दिया हुआ, लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान से देखो कि 4 को कितने सर्कल ने घेर रखा है, तो कहोगे आप लोग 1 2 3 सर्कल से 4 घिरा हुआ है। तो यदि 4 3 सर्कल से घिरा हुआ है तो पावर कितना लगाओगे, आप लोग कहोगे जितना सर्कल से घिरा हुआ है उसका डबल पावर लगाएंगे, यानी कि 3 सर्कल से लगा हुआ तो पावर डबल 6 लगा देंगे, ठीक है। अब आप लोग देखो 2 पे पावर 4 क्या होगा, आप लोग कहोगे 16 प्लस यहाँ पे 1 पे पावर 8 क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस अब देखो 4 का पावर कितना हो रहा है ये, आप लोग कहोगे 4 पावर 6, तो 4 गुने 4 गुने 4 इस तरीके से आप लोग देखोगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कभी भी इसे कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग यदि मुझसे पढ़ रहे हो तो स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करोगे। देखो
यूनिट डिजिट क्या हो गया यहाँ से, आप लोगों को 6 एक 7 हो गया, प्लस यहाँ से 4 गुने 4 16, ठीक है। यूनिट डिजिट यहाँ से 6 है, यहाँ पे इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना 24, यूनिट डिजिट 4। यानी कि यदि हम 4 को 3 बार यदि मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा 4 बचा 3 टाइम 4, उसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ से भी यूनिट डिजिट आपका 4 आया होगा। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया आपके यहाँ से यूनिट डिजिट निकल के। तो हम लोग देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आया, तो आप लोग कहोगे 6 निकल के आया, ठीक है। इसका कितना निकल के आया 1 निकल के आया, इसका कितना निकल के आया, तो आप लोग कहोगे 6 निकल के आया। यानी कि 6 एक 7, 7 और 6 13, यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो हमारा 3 निकल के आया। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखिए ऑप्शन 4 में ही है, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन 4 है। ये होता है बेस्ट अप्रोच, आप चाहो तो कंप्लीट सॉल्व करते रहो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट अप्रोच की यूज़ करो, रीजनिंग से आप लोग टाइम सेव करके ले जाओ मैथमेटिक्स के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है एक टाइप का, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को क्या लिखेंगे। देखो यह जो यहाँ पे केस है, करण को इन्होंने 45 लिखा। आप लोगों को समझना होगा यदि यह नंबर 45 आपका छोटा नंबर हो, यानी कि 45 तो आपका छोटा है, यदि इसी जगह पे आपके सामने 1450 लिख दे 1200 लिख दे तो आप लोगों को समझना था वो केस मल्टीप्लिकेशन का होता। लेकिन ये नंबर यदि छोटा है 45 है तो आप लोगों को समझना होगा यह जो केस है यह एडिशन का केस है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। करण के लेटर को आप लोग ऐड करो। आप लोग देख रहे होंगे लेटर का कितना यूज़ है, लेटर का जो पोजीशन है उसका कितना यूज़ है। मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही डिस्कस किया था कि आप लोगों को कंप्लीट करना है ए का पोजीशन, जेड का पोजीशन, सारे पोजीशन को आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखो इसका कितना बेनिफिट है। अब देखो के का क्या पोजीशन होता है, आप लोग को के का 11 होता है, ठीक है। उसके बाद ए का क्या होता है, तो उसमें हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ए का 1 होता है, प्लस आर का क्या होता है 18 होता है, प्लस ए का क्या होता है 1 होता है, प्लस एन का क्या होता है 13, एम एन मतलब 14 होता है, प्लस। तो अब लोगों देखो इसे ऐड करके कितना आ रहा है 45 आ रहा है क्या। यदि नहीं आ रहा होगा तो उसमें जितना कम हो ज़्यादा हो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यही इसका लॉजिक होता है। तो हम लोग पहले ऐड करके देख लेंगे। देखो 11 एक 12, 12 और 18 30 हो गया आपका, 30 और 15 यानी कि 45 आपका कंप्लीट आ जा रहा है। यानी कि सिंपल इन्होंने क्या किया है, सभी लेटर को ऐड करके 45 लिख डाला है। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, अरुण के सभी लेटर को ऐड करके लिख देना है। तो देखो अरुण का ए का 1 प्लस आर का 18 प्लस अब टी का यू है ना, यू का कितना 21 प्लस एन का कितना 14। तो आप लोग देखोगे जब ऐड करोगे कितना हो गया 18 एक 19 हो गया, 19 और 21 40, 40 और 14 54 हो जा रहा है। तो आपका जो आंसर बना 54 बना। देखो यदि इसी प्रश्न में आपको यहाँ पे 45 ना देके वो लोग यदि आपसे 50 दे देते तो आप लोग क्या करते, सबको ऐड करके +5 कर देते। इसी पैटर्न को आपको यहाँ यूज़ करना होता है, सबको ऐड करके +5 करते। तो ये तरीका होता है इन टाइप के प्रश्नों को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का। आशा कर तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आप लोगों को अप्रॉक्स सभी टाइप्स के सवाल यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसका तरीका मालूम चल जाएगा कि उसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को जहाँ भी कहीं भी प्रश्न में कोई परेशानी है आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो सीरीज का प्रश्न है आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ सकता है। देखो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सीरीज के प्रश्न में आप लोगों को केवल पैटर्न को फाइंड करना होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उसी पैटर्न को आगे चल के आप लोगों को सीरीज का आंसर देना होता है। अब आप लोग समझना है यहाँ पे, आप लोग यदि इस सीरीज को देखते हो, इस बॉक्स को देखते हो, तो आप लोगों के सामने ऊपर के जो 3 नंबर हैं वो छोटे छोटे नंबर है और नीचे के नंबर अचानक से बड़े हैं। यानी कि आप लोगों के माइंड में ये पुट करना चाहिए प्रश्न को देखते ही कि ऊपर के तीनों नंबर को किसी न किसी रूप में ये लोग कैलकुलेट करके नीचे वाले नंबर लेके आ रहे हैं। और यदि नीचे वाला नंबर अचानक से बड़ा हो जाए, ऊपर वाला नंबर कितना छोटा आप लोग देखोगे 5 है, 9 है, 3 है, लेकिन नीचे का नंबर कितना है 135 से 140 से 150 है। यानी कि यदि नंबर अचानक से बढ़ जाए तो हम लोग पढ़ चुके हैं वो जो केस होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होगा या स्क्वायर का होगा। लेकिन स्क्वायर तो सभी नंबर का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग स्क्वायर करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। आप लोगों को या तो मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है। एडिशन में क्या होता है, नंबर यदि धीरे से बढ़े, यानी कि यदि नीचे वाला नंबर आपका 30 होता 40 होता तो हम लोग समझ जाते हैं केस एडिशन का हो सकता है। लेकिन नंबर तेज़ी से बढ़ गया है, ऊपर का नंबर 9 है, 5 है, 3 है, फिर अचानक से उसे
135 लिख दिया गया। तो आप लोगों के माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये जो केस है ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। मैं जो आपसे इतना सारा प्रश्न करा रहा हूँ सीरीज का, मेरा केवल एक ही मोटिव है, ताकि आप लोग यदि ध्यान से इन प्रश्नों को करोगे ना, तो यदि आप मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, तो आपके अंदर एक आदत सी आ जाएगी प्रश्न को देखते ही कि हमें कौन सा अप्रोच का यूज़ करना है। मैं जो आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पैटर्न है। आप लोगों को ये समझना होगा कि सीरीज के प्रश्न में कौन सा जो तरीका है वो कारगर तरीका होता है। किसी भी प्रश्न को देखते ही या किसी प्रश्न को टैकल कैसे किया जा सकता है, ये हमारा केवल एक अप्रोच है जिसे आप लोगों को यूज़ करना है। अब आप लोग समझना, हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये अचानक से नंबर बढ़ा यानी मल्टीप्लिकेशन का केस पॉसिबल है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की यदि मैं बात करूँ तो क्या है, 9 है, 5 है और 3 है। इसी ये लोग 135 लिख रहे हैं। तो हम लोग यदि मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करेंगे, 9 गुने 5 45, 45 गुने 3 यानी कि 40 गुने 3 120 और 5 गुने 3 15, 135 आ जा रहा है। यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिख डाला। अब हम लोग नंबर 2 कॉलम को भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि कभी भी आप लोग एक कॉलम के बेसिस पे आंसर कभी भी नहीं ला सकते हो। आपको एटलीस्ट 2 कॉलम में यूज़ करना होगा इस पैटर्न को। यदि दोनों कॉलम सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका जो लॉजिक है वो सही है। अब आप लोग देखो, सेकंड क्या है, 5 है, 7 है, 4 है। इसे इन्होंने 140 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या हो रहा है। 5 गुने 4, 5 गुने 7 35, 35 गुने 4 कितना हो रहा है, यानी कि 35 गुने 4 140, यानी कि आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो बिल्कुल सही है। तो आप लोग देखो आपका आंसर कैसे निकल के आ जाएगा। देखो 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आप लोग x मान लो, x है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब आप लोगों को इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 150 के बराबर लाना था। आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग करोगे 5 गुने x गुने 5 इक्वल्स टू 150। तो यहाँ से x का मान कितना है, आप लोग कहोगे x का मान 150 बटे 25 आ गया आपका, और 25 से 150 6 बार में जा रहा है, यानी कि x मान 6 आया। आपका जो क्वेश्चन मार्क का आंसर वो 6 है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। आशा करो तो आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर देना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है ये रैंकिंग पे बेस्ड सवाल है। इसे हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। आपसे कह रहा है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी बी से ठीकना है किंतु सी से लंबा है, तो डी ज्ञात कीजिए। देखो ये जो आप एक वर्ड देख रहे हो ठीकना है, इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना प्रश्न को। आपसे कह रहा है ए बी से लंबा है बी सी से। हम लोगों को जब तक एक कोई फिक्स पोजीशन ना मिल जाए तब तक हम लोग इसमें पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ए बी से तो लंबा है, लेकिन बी जो है वो सी से लंबा है। अब आप लोग समझना, हम लोगों ने यहाँ पे सी का पोजीशन मान लिया, यहाँ पे कोई सी है, उससे लंबा कौन है, बी है। तो यहाँ हम लोगों ने बी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपसे कह रहा है बी सी से लंबा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है, यानी कि बी से भी लंबा कौन है, ए है, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है डी बी से ठीकना है किंतु सी से लंबा है। अब डी जो है वो सी से लंबा है, ठीक है, यानी कि डी जो है सी से लंबा किंतु बी से ठीकना, यानी कि बी से छोटा है आपका डी, लेकिन सी से लंबा है। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। आपका जो यहाँ से सीट फिक्स हो गया वो क्या हो गया, आप लोगों के ए बी डी और सी। अब आपसे कह रहा है तो डी क्या है, तो अब आप लोग कहोगे तो डी क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन सबसे ठीकना है। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाए, क्योंकि आप लोग देखो डी सबसे छोटा नहीं है आपका, इससे भी छोटा सी है। सेकंड ऑप्शन देखो सी से लंबा है, तो डी जो है सी से लंबा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये जो प्रश्न है लगातार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप लोगों को अच्छे से समझ के करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 लिखा है इन्होंने, यानी कि लास्ट वर्ड जो है इसे 1 2 3 4 लिख रहे हैं, बुक को 5 6 6 7 लिख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में टोस्ट को क्या लिखेंगे। आप लोग समझना, यदि इस टाइप के प्रश्नों में आप लोगों को सबसे पहले चेक करना होता है यदि लेटर की संख्या नंबर की संख्या के बराबर हो, यानी कि लेटर कितना है, ALAST लास्ट है, और नंबर कितना लिखता है 1 2 3 4, यानी कि 4 लेटर है 1 2 3 4, नंबर कितना है 1 2 3 4, और इसी तरीके से नेक्स्ट भी है। तो आप लोगों को हमेशा इस टाइप के प्रश्नों में ध्यान देना है। आपसे पूछ क्या रहा है, यदि टोस्ट पूछ रहा है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे टोस्ट में आप लोग चेक करोगे टोस्ट का जो लेटर है आपका क्या वो इससे पहले रिपीट हुआ है। यदि आप लोग देखोगे टोस्ट को किसी कोड से डिनोट किया जा रहा हो पहले, यानी कि
टोस्ट में टी को आप लोग यूज़ करोगे, चेक करोगे टी को इन्होंने कहीं डिनोट किया, यहाँ देखो आप लोग टी को इन्होंने 4 से डिनोट कर दिया। तो आप लोगों के माइंड में ये पहले पुट होना चाहिए कि हमारे सामने जो प्रश्न है क्या उसके लेटर पहले गिवन है हमें, यदि गिवन है तो आप लोग डायरेक्ट पुट करो, नहीं है तो उसके बाद आप लोग सेकेंड अप्रोच का यूज़ करोगे। वो है आपका यदि नंबर तेज़ी से अचानक से बड़ा आपको नंबर दिखे तो उसमें आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन का केस, स्क्वायर का केस वहाँ पे होता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग चेक क्या करो जो आपसे पूछ क्या रहा है। यदि वो पूछ रहा है रिपीटेड लेटर को तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से देख कर पुट करना है कंपेयर करके, ये होता है बेस्ट अप्रोच। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखो आपसे कह रहा है लास्ट को, तो एल को ये लोग 1 दिखा रहा है, ए को 2 दिखा रहा है, एस को 3 दिखा रहा है और टी को 4 दिखा रहा है। बुक को यहाँ देखोगे बी को 5 दिखाया, ओ को 6 दिखाया, यहाँ भी ओ को 6 दिखा रहा है और के को 7 दिखा रहा है। तो आप लोगों ने देखा, आपसे पूछा टोस्ट को, तो टोस्ट देखोगे टी को क्या दिखा रहा है, तो टी किस में है, लास्ट में, लास्ट लेटर है आपका, और इसमें तो हम लोग लास्ट नंबर को चेक करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 4, यानी कि टी को इन्होंने 4 से डिनोट कर दिया। ओ का नंबर क्या है, आप लोगों को बुक में ओ है, ओ को ये लोग 6 डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ओ का पोजीशन 6 हो गया। ए का पोजीशन क्या है, आप लोगों को ए का जो पोजीशन इन्होंने डिनोट किया 2 से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया आपका। उसके बाद एस का पोजीशन क्या है, आप लोग चेक करोगे, एस को 3 डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और टी को यहाँ पे 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4। आपको जो आंसर बना वो 4 6 2 3 4 बना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। मैं देखो यहाँ पे चाहूँ तो आपको 2 सेकंडों में प्रश्न को सॉल्व कर दिखा दूँ, लेकिन मेरा एक ही मोटिव है, यदि आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो सारे कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ, समझते जाओ। हो सकता है आपके सामने किसी और रूप में प्रश्न दिखे, ताकि आप लोग, यदि मैं उस प्रश्न को नहीं भी करा सकूँ तो आप लोग इस प्रश्न की मदद से उस प्रश्न को कर डालो, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है यह बैंक के एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है, लेकिन इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछ लिया गया। आप लोग देखो प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। आपसे कह रहा है आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद 9 हो और तुरंत पहले 8 आता हो। तो आप लोगों को चेक करना है पहले 3 है कहाँ। आप लोग देखो पहले 3 आपका यहाँ है, तो आपसे क्या कह रहा है, जिसके तुरंत बाद 9 हो और तुरंत पहले 8 हो। तो इसके ठीक पहले 8 है, हाँ है, और 9 है ठीक बाद, हाँ है, यानी कि 1 हमारा यहाँ से निकल कर आया। अब हम लोग फिर चेक करेंगे 3 कहाँ है, यहाँ है। इसके ठीक पहले 8 आता हो, लेकिन इसके ठीक पहले यहाँ पर 9 है, यानी कि ये 3 हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ोगे 3 देखोगे यहाँ पे, इसके ठीक पहले 8 नहीं है, 6 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ोगे देखोगे 3, इससे ठीक पहले 8 हो और ठीक बाद 9 हो, हाँ बिल्कुल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से आपका 1 हो गया, 2 हो गया आपका। आगे बढ़ोगे 3 देखोगे यहाँ है आपका, इससे ठीक पहले 8 ठीक बाद 9 बिल्कुल है, तो यहाँ से आपका 3 निकल के आ गया, यानी कि ऐसे 3 3 है। अब आगे बढ़ोगे 3 देखोगे, उससे ठीक पहले 8, हाँ बिल्कुल है, ठीक बाद 9 नहीं है, 0 है, यानी कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ोगे 3 देखोगे, ठीक पहले 8, यहाँ पे 5 है, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया। आगे बढ़ोगे 3 आपका कहीं भी नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे 3 3 है, यानी कि इसकी जो संख्या है वो 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इसमें आप लोग यहाँ से निकल के आ चुके हो, अपना आंसर लेके आ चुके हो। आगे दी गई सीरीज में 3 ऐसे 3 हैं जिसके तुरंत बाद 9 हो और तुरंत पहले 8 आता हो, तो ये इसका सही जवाब है, ये इसका बेस्ट अप्रोच है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, देखो ये डायरेक्शन का सवाल है। मैं आपसे ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। उस टाइम पे मैंने आपसे एक प्रश्न भी शेयर किया था, उसे सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच भी बताया था आप लोगों से। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर दे रहा हूँ। देखो ये यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए ईस्ट हमेशा आपका यहाँ पे राइट साइड होगा, ईस्ट आपका, वेस्ट होगा हमेशा लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। ऊपर हमेशा आप लोग नॉर्थ कहोगे, यानी कि उत्तर दिशा कहोगे, और नीचे आपका साउथ कहोगे, यानी कि दक्षिण दिशा कहोगे। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो साइड है, ये आपका क्या कहलाएगा, तो आप लोग कहोगे साउथ वेस्ट कहलाएगा आपका, ओके, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, तो आप लोग साउथ वेस्ट कहोगे। ये जो एरिया है ये आपका साउथ ईस्ट कहलाएगा, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में है। इसी तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, और ये आपका जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व दिशा की ओर कितनी किलोमीटर चलता है। देखो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ये कोई पॉइंट है, कहीं भी आप लोग मान लो, यह कोई पॉइंट है जहाँ से नवीन चलना शुरू करता है। कहाँ चल रहा है, तो पूर्व की ओर वो चल रहा है 3 किलोमीटर, यहाँ पे पूर्व है 3 किलोमीटर वो चल गया, ठीक है। फिर अपनी
बाईं दिशा में मुड़कर, देखो यहाँ पे वो पर्सन चल रहा है, आप लोग अपने आप को इस एरो के साथ लेकर चलो। इसका राइट कहाँ होगा, दायां कहाँ होगा, आपका जो राइट हैंड होगा यहाँ होगा, ये आपका दायां होता है, ये आपका यहाँ पे बायां होता है। आप लोग हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, एरो के साथ चलने पर आप आपसे क्या कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये पर्सन है, ये इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट, यानी कि बाईं, और वो मुड़ चुका है, मुड़ गया। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या करा, 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो फिर से अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से ये चल रहा है इस दिशा में, बाईं दिशा उसके लिए कौन सा है, तो आप लोग को यहाँ बाईं दिशा है। कितना चल रहा है, तो आप लोग को 4 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चल दिया वो, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ तक क्यों लेके मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ तक तो 3 किलोमीटर ही है, ठीक है, क्योंकि नीचे हम लोग देख सकते हैं या 3 किलोमीटर, लेकिन ये 4 चलता है ना, थोड़ा सा हम इसे आगे लेकर यहाँ से चलेंगे। अब आप लोग देखोगे वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इस पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, ओके, और वो फिलहाल अभी जो है वो ठीक इसके इस दिशा में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया ऊपर आपका, और ये जो दिशा है आपका, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है ना, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, तो उसके ठीक बीच में ये दिशा है। फिलहाल वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो दिशा है वो कौन सा है, तो आप लोग कहोगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। डायरेक्शन का जो सवाल होता है बहुत आसान होता है, इसमें वो आपसे कई तरह से सवाल पूछते हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर डालोगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण में किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित यानी कि ये 34 के इक्वल आ जाना चाहिए आपका, ये जो कंप्लीट पार्ट है वो। अब इसके लिए देखो ट्रिक इसके लिए कोई खास नहीं है, इसमें आपका जो स्पीड है यानी कि कैलकुलेशन का स्पीड जो है वही इसमें आपका काम आना है। इसके अलावा एक आप लोग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो। देखो जब भी ये नंबर हो, जैसे 36 हो, ठीक है, और यह 3 है, जैसे कि फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे दो नंबर देख सकते हो। अब इसके बीच आप लोगों को हमेशा या तो उस नंबर को लेकर, उस साइन को लेकर आना है जो कि इसके बीच काम कर जाए, हमारे कैलकुलेशन को छोटा करे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, 34 लेके आना है। आप लोगों को इसमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, वो क्या है, बोर्ड मास का जो रूल होता है। अब बोर्ड मास का रूल क्या होता है, इसमें बोर्ड मास ब्रैकेट का तो कोई यूज़ नहीं है, आप लोग समझना, लेकिन यूज़ है किसका, ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का। तो आप लोगों को समझना होगा इसमें, केवल एक कॉन्सेप्ट की याद रखना होगा आप लोगों को। पहले हम लोग ऑफ की क्रिया करते हैं, ठीक है, फिर डिवाइड की करेंगे, फिर मल्टीप्लाई की करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसी तरीके से जो लोग काम कर चुके हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन पुट कर लेना, सेकंड कर लेना। जो जो ऑप्शन से, इन टाइप के प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन से किया करो, सबसे सटीक तरीका है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे माइनस और मल्टीप्लाई को इन्होंने पुट किया और आंसर निकाल के लेके 34 के बराबर लेके आ गए। तो ये है इनका अप्रोच, यही आपका अप्रोच होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन से किया करो, इन टाइप के प्रश्नों को आसानी से कर डालोगे। आपका केवल एक जो रूल है बोर्ड मास वो कंप्लीट हो, आप लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो फिगर है इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करके बताना है कितने ट्रायंगल्स है। आप लोग समझना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये जो कंप्लीट फिगर है, आप लोगों को यह कंप्लीट, ये जो लॉजिक है ये आपको आना चाहिए। ये कंप्लीट जो फिगर है, जिस बेस यदि जितने भाग में बटे, उसका ट्रिक क्या होता है। देखो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, कुल मिलाकर ट्रायंगल यदि मैं बात करूँ तो केवल इस फिगर में ये 3 ट्रायंगल होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 ट्रायंगल आपका आ गया, ठीक है। अब देखो ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है आपका, ये 4 हो गया। इसी तरीके से ये एक हो गया आपका 5, लेकिन ये भी एक नीचे तो है, 6 हो गया। इसी तरीके से देखो आप लोग 7 और ये नीचे वाला 8। इसी तरीके से देखो 9 और ये नीचे वाला 10। तो ये तरीका था इस प्रश्न को सॉल्व करने का। आपका 10 ट्रायंगल यहाँ पे आंसर आया। देखो मैंने कैसे किया, अब समझना मैं आपसे कैसे कह रहा हूँ। कुल मिलाकर इसके अंदर कितना ट्रायंगल, आप लोग कहोगे 3 ट्रायंगल। आप लोग चाहो तो काउंट भी कर लोगे, लो मैं आपको काउंट करके ही बता दे रहा हूँ। देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 ट्रायंगल हो गया आपका। और ये कंप्लीट एक ट्रायंगल कितना हो गया, 3 ट्रायंगल हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखोगे यहाँ से यहाँ ट्रायंगल कितना हो गया, 4 हो गया आपका। और यदि मैं इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ तो 5, और ये ट्रायंगल आगे बढ़ के एक यहाँ मिल गया तो 6। ये छोटा ट्रायंगल एक 7 और ये आगे मिल के हो गया तो 8।
ये छोटा ट्रायंगल 9 और ये आगे मिलकर बढ़ गया तो 10। तो यह कुल मिलाकर 10 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे। आपसे कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्याओं के बीच है। यानी कि ये जो आप लोग ब्रैकेट में देख रहे हो नंबर को, ये तीनों आपस में जिस रूप में रिलेट कर रहे हैं उसी रूप में कोई आपका एक ऑप्शन होगा जो रिलेट कर रहा होगा, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। देखो आप लोग, यदि मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करूँ तो इसमें क्या है, 16 है, 169 है, 3 है। तो आप लोगों को किसी न किसी रूप में कैलकुलेशन करना है ताकि ये हमारा जो है एक मीनिंग निकल का है, एक पैटर्न निकल का है। आप लोग देखोगे 16 3 को हमें किस रूप में मल्टीप्लाई या किसी रूप में सब्सट्रैक्ट करना है ताकि हमारा जो नंबर है वो बीच का नंबर आ जाए। क्योंकि आप लोग देखोगे दो नंबर छोटे हैं, बीच के नंबर बड़े हैं, यानी कि दोनों छोटे नंबर को किसी न किसी रूप में आप लोग कैलकुलेट करके बीच वाला नंबर लेके आओ। आप लोग देखोगे 16 में से हमने 3 माइनस किया, कितना हो गया 13, और उस 13 का स्क्वायर किया तो 169 बीच वाला नंबर आ गया। अब हम लोग सेकेंड पैटर्न को चेक करेंगे। यहाँ क्या है आपका 18 है, 7 है, दोनों को माइनस करो, कितना हो गया 18 में 7 11 और 11 का स्क्वायर 121। यानी कि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ देखो 21 है, 2 है, माइनस करो 19 हो गया, 19 का स्क्वायर 361। यहाँ 6 है, 4 है, दोनों का डिफरेंस करो, कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। यानी कि ये जो हमारा पैटर्न है बिल्कुल काम कर रहा है। और पैटर्न क्या है, तो आप लोग कहोगे फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर यानी कि थर्ड नंबर से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, उसका हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं, वही नंबर आपका बीच का नंबर है। तो इस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, आप लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे, 13 है, 9 है, माइनस करो 13 माइनस 9, कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी का स्क्वायर 16, बिल्कुल बीच का नंबर 16 है। तो हमारा जो ये जो पैटर्न है बिल्कुल सही काम कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इससे बिल्कुल हूबहू मिलता हुआ पैटर्न है। तो हमारा जो आंसर बना ऑप्शन फर्स्ट बना। हम लोगों को आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करो तो आप लोग समझ पा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो एनालॉजी का प्रश्न है मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि देखो ये जो प्रश्न है ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है, आपके जनरल नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एनालॉजी का जो प्रश्न है इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ये जो पहला वाला नंबर है ये दूसरे नंबर से जिस रूप में संबंध रखता है उसी रूप में आपको तीसरे वाले नंबर से चौथे का संबंध बताना होता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है नेपाल को इन्होंने गाय से दर्शा दिया, तो भारत को आप लोग किस रूप में दर्शाओगे। तो आप लोग जानना चाहिए इसके लिए आप लोगों का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है, जनरल नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग जानोगे कि भारत ये नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो गाय है। उसी तरीके से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, आपको ऑप्शन से चूज करके बताना होता है। आपके सामने बाघ है, शेर है, मोर है, गेंडा है। तो आप लोग जानते हो बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो हम लोग यहाँ पे बाघ को टिक करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से यदि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते, जो आप लोगों को यदि ये मालूम नहीं होता जो नेपाल का गाय से क्या संबंध है, तो आप लोग यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते। इसलिए जनरल नॉलेज का जो बेसिक सवाल है ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। एनालॉजी के प्रश्न में ये यहाँ पे मैटर करता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा हो आज का क्लास। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है आप लोगों को इस प्रश्न को शॉर्ट टाइम में करना होता है, आप लोगों को यहाँ पे टाइम सेव करना होता है। देखो इसके लिए क्या करोगे, आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो जो भी कह रहा है ना आपसे वो आप लोग रफ कॉपी में लिख लोगे, जो भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे। आप लोग करोगे मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो आप लोग करोगे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू माइनस। अब आपसे कह रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी कि डिवाइड का साइन दोगे, इक्वल टू इससे उसको किससे कंपेयर करके प्लस से कर दोगे। नेक्स्ट है आपका माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस इक्वल्स टू है आपका डिवाइड। उसके बाद क्या कह रहा है प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखोगे प्लस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। यहाँ आपको इतना सारा डाटा जो है वो गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होगा, तो देखो अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या है आपका, आप लोगों को 40 मल्टीप्लाई 5 है। अब मल्टीप्लाई को हम लोग क्या कह रहे हैं, माइनस कह रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग देखोगे तो हम लोग करेंगे 40 माइनस 5। उसके बाद आपसे कह रहा है प्लस 10। अब प्लस का अर्थ क्या है, आप लोग यहाँ देखोगे मल्टीप्लाई है यानी कि इंटू 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, आप लोग को माइनस का अर्थ हमें यहाँ पे गिवन है डिवाइड का साइन है, यानी कि डिवाइड बाय हो गया आपका 2। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का अर्थ है प्रश्न में दिया हुआ, तो डिवाइड का अर्थ क्या हमसे कह रहा है प्लस का साइन होता है डिवाइड का अर्थ। जो भी प्रश्न में दिया रहा है उससे कंपेयर करके आपको लिखना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया ताकि आसानी से हम लोग यहाँ पे पुट कर सके और हम लोगों की जो गलतियाँ करने की संभावना है वो कम से कम हो। देखो यहाँ पे डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे
+8। अब इसे आप लोग सॉल्व करो। देखो पहले हम लोग किसकी क्रिया करते हैं, आप लोगों को ऑफ की, ऑफ नहीं है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड की क्रिया करो, कितना हो गया, 10 को डिवाइड करते हो 2 से, कितना 5 हो गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, तो देखो -5 × 5 कितना हो गया आपका -25, यानी कि 40 -25 और ये +8 यहाँ का +8। आपको जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, आप लोग कहोगे 40 में 25 गया 15 और +8 23 निकल गया। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 23 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपसे प्रश्न में जैसा कहे आप लोग रफ कॉपी लो और वहाँ पे लिखना उसे शुरू करो। उसके बाद इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया करो, विदिन सेकेंड आसानी से कर डालोगे। आप लोग यदि डायरेक्ट पुट करना चाहोगे तो वहाँ आपसे मिस्टेक होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ आपको लॉस लग सकता है 2.5 नंबर का, इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग उसी क्रम में करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन से आपको उस साइन को चूज करना है जिसे हम लोग यदि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यह 190 के बराबर आ जाए, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाए। आपको उस साइन को चूज करना है ऑप्शन से, तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन से ही पुट करना है, यही एकमात्र हमारे पास रास्ता है, क्योंकि यही बात हमसे प्रश्न में कह रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आप लोग चलो, क्या कह रहा है 65 है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस को पुट करना है, प्लस किया हमने 5 किया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आपको पुट करना है, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 25 किया, इक्वल्स टू 190 के बराबर हमें लाना है। इसे आप लोग सॉल्व करो। देखो 25 25 125 और यहाँ पे 65 हो गया, यानी कि 125 + 65 कितना आ रहा है, आप लोग कहोगे 100 को अलग करो और 25 और 65 को ऐड करो तो 90, यानी कि 190 आपका यहाँ से निकल के आया 190, जो कि हमारे इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इस प्रश्न का सही जवाब बना। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आपसे जैसा प्रश्न कहे आप लोग करते चलो, आप लोग आंसर लेके आ जाओगे। इसमें आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आप लोग यहाँ से अपना उतना टाइम बचा के ले जाओगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से और दूसरी का पहली संख्या से है। आपके सामने यह जो पैटर्न गिवन है, आप लोगों को चेक करना है कि पहले का जो संबंध दूसरे से है और जो तीसरे का चौथे से है वही संबंध आपको पाँचवें और छठे से करना है। तो आप लोग समझना है इस कॉन्सेप्ट को, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे इन्होंने 6 को क्या लिख डाला, आप लोग को हो 34 लिख डाला। अब 8 को क्या लिखा है, तो अब 68 लिखा है इन्होंने। तो 9 को क्या लिखोगे, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पैटर्न को फाइंड करना है कि आखिरकार ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ताकि ये लोग 6 को 34 लिख रहे हैं। आप लोग कहोगे 6 जो है जो 34 जो है वो 6 से बड़ा नंबर है, अचानक से बढ़ सा गया है नंबर। तो यानी यहाँ यदि आप लोगों को यहाँ पे 8 होता 10 गिवन होता तो हम लोग समझ सकते थे वो ऐड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यदि नंबर अचानक से बढ़े तो हम लोग पढ़ चुके हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन का केस होगा या स्क्वायर का केस होगा। अब आप लोग समझना, यदि हम लोग स्क्वायर लेकर चलते हैं तो 6 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 6 पे पावर कितना करेंगे जो 34 के आसपास हमें दिखे, तो आप लोग कहोगे 6 का पावर 2 कर दो, यानी कि डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। तो कितना हो गया आपका स्क्वायर, 36 हो गया आपका। अभी यहाँ 34 है तो हम लोगों ने यहाँ पे -2 किया, तो आप लोग देखोगे 34 है। लेकिन इस पैटर्न को हमें कंफर्म करने के लिए सेकेंड जो ऑप्शन है आपके सामने उसमें भी पुट करना होगा, ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। तो देखो इसमें पुट करो, क्या है 8 का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है 64 हो रहा है। अब इसमें कितना इन्होंने माइनस किया था, 2 किया है, हम लोग भी 2 करेंगे, कितना हो जा रहा है 62 हो जा रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर -2 हमारा आंसर बना। 81 - 2 यानी कि 79 आपका आंसर 79। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, सबसे पहले हम लोग प्रश्न के डायरेक्शन को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति अन्य से असंगत है, यानी कि 3 जो हैं वो बिल्कुल सेम पैटर्न के होंगे, एक उनसे डिफरेंट होगा। इस 4 ऑप्शन में से आप लोगों को इन्हीं 4 फिगर में से उस डिफरेंट वन को चूज करना है, वही आपका आंसर बनेगा। आप लोग समझना, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को चेक करेंगे। आपका फर्स्ट जो एरो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम लोग नीचे चलेंगे, सबसे पहले नीचे में देखो ये जो आपका फर्स्ट फिगर है और थर्ड फिगर है,
क्या समय समान है? बिल्कुल समान है। और बीच वाला यदि हम लोग देखेंगे तो बीच में जो आपका ये जो साइन है यही समय है, यानी कि आप लोग यहाँ से देखोगे लगभग सारे समान है। लेकिन यदि आप ऊपर चलोगे तो देखोगे ये जो आपके सामने एरो है ये बिल्कुल प्लेन एरो है। सेकंड में देखोगे बिल्कुल प्लेन एरो है। थर्ड में ये क्रॉस वाला एरो है आपके सामने, जबकि फोर्थ में बिल्कुल प्लेन एरो है। यानी कि आप लोगों ने देखा यहाँ ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, ये फिगर सेम है, जबकि ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो आपका जो आंसर बना फिगर 3 बना। आप लोगों को केवल एक लॉजिक का यूज़ करना है, आप लोगों को चूज़ करना है कि ऐसा कौन सा फिगर है जो बिल्कुल डिफरेंट हो किसी ना किसी रूप में। आप लोग देखोगे ये सारे तो सेम है, लेकिन ये तीसरा जो वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें एरो जो ये वाला है ये डिफरेंट है, अलग है, जबकि ये सब में ये जो है ये सेम है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा फिगर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है, यही आपसे पूछ रहा था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है आप लोगों को इस प्रश्न को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। किसी भी इक्वेशन में आपका ग्रेटर और स्मॉलर एक साथ आ जाए तो वो इक्वेशन वहीं पे आपका फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि वो एरर है। आप लोग समझना, यदि किसी इक्वेशन में मान लो ये आपका x है, यहाँ पे ये आपका y है और ये आपका z है, और यदि ये आपसे x और z के बीच रिलेशन पूछे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन समझा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग, यदि कहीं ये ग्रेटर है और ग्रेटर इक्वल है, इक्वल्स टू है, तो ये दोनों पॉसिबल है आपका। ओके, इसके बाद यदि आपसे कह दे कोई भी उसी तरीके से स्मॉलर हो, इक्वल स्मॉलर हो, तो ये भी पॉसिबल है, इक्वल्स टू भी पॉसिबल है। तो ये जो हमारा साइन है कभी भी अपोजिट साइन पॉसिबल नहीं होता। एक आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोगों से कंडीशन बेस्ड भी सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं, इधर नॉर वाला भी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न को आप लोग पढ़ोगे, आपसे कह रहा है कथन एस जो है वो किससे लेस है, आपसे जी से, और जी जो है लेस है एक्स से, और x इक्वल्स टू टी से, और t ग्रेटर WQ/R, इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, आप सीधे निष्कर्ष पे आओ। फर्स्ट निष्कर्ष क्या कह रहा है, W जो है वो लेस से x से। देखो W कहाँ है, आप लोगों को यहाँ पे W है आपका, ये लेस किससे है, x से, यानी कि W से ग्रेटर आपका कौन कह रहा है, वो x कह रहा है। वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग देखोगे x और t इक्वल है, यानी कि हमने यहाँ पे t की जगह पे x को पुट कर दिया और यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा के हम लोग यहाँ पे W पुट कर दिए। तो यहाँ से तो ये तो पॉसिबल है, जो W जो है वो लेस से x से, वही आपसे निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है Q और S इक्वल है। आप लोग समझना, ये आपका Q हुआ, ठीक है, और ये आपका S हो गया, तो ये इक्वल है। आपसे कह रहा है इक्वल कैसे हो सकता है, इसके बीच में आप लोग देखो अपोजिट साइन भी आ रहा है, एक ग्रेटर का एक स्मॉलर का, तो ये वहीं पे ये गलत हो गया। जहाँ भी अपोजिट साइन है वहीं वो इक्वेशन कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आपको केवल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जो आपका जो अपोजिट साइन है वो कभी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है आप लोगों को इस प्रश्न को समझना होता है। आप लोग पहले प्रश्न को पढ़ो। आपसे कहता है दिए गए वेन आरेख द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया जा सकता है। यानी कि वो लोग क्या करेंगे, या तो प्रश्न के रूप में आपको ये ऑप्शन दे दें और ऑप्शन में आपको सर्कल से रिलेशन दे दें, या तो फिर सर्कल को प्रश्न के रूप में दे दें और आपको जो वर्ड है उसको रिलेशन उसका आपको दर्शाना होगा ऑप्शन के माध्यम से। यानी कि ये दोनों पलट सकते हैं, दोनों टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन में सर्कल दिखा देंगे, कहीं भी वर्ड सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में दे देंगे। अब आप लोग समझना इस प्रश्न को कैसे कर सकते हो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोग देखेंगे सर्कल को इन्होंने किस रूप में दर्शाया, यानी कि कोई भी एक इसमें वर्ड ऐसा होगा जो कि दोनों सर्कल को अपने अंदर समा सकता हो। तो आप लोग समझना इस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर, और बाकी के दो जो सर्कल होंगे वो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए। ये भी यहाँ पे शर्त है, इस फिगर का ये शर्त है। तो आप लोग समझना, इसमें आप लोग एक सर्कल को एक पॉइंट मानो, दूसरे सर्कल को एक पॉइंट मानो, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। जबकि हमारा जो तीसरा सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल, ये दोनों से रिलेट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर दोनों सर्कल समा गया, यानी कि दोनों जो सर्कल है वो किसी न किसी रूप में इनसे संबंध रखता हो। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। आपसे कह रहा है कार, बस, मोटर वाहन।
तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो हमारा कार और बस ये दोनों क्या है, आप लोगों को मोटर वाहन है। यदि हम लोग इस सर्कल को मोटर वाहन माने तो इसके अंदर ही हमारा कार और बस दोनों आएगा। तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे हमने कार माना, यहाँ पे बस माना, क्योंकि कार और बस आपस में रिलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग दर्शाया, कार और बस। यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ये फर्स्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। देखो, डॉक्टर है, नर्स है, सर्जन है। अब यहाँ पे आप लोग समझोगे, जो सर्जन यदि हम लोग मान के चलते हैं तो यदि सर्जन लेंगे तो सर्जन कौन से डॉक्टर होते हैं जो चीर फाड़ कर सके। ओके, तो या तो हम सर्जन के अंदर सभी डॉक्टर को नहीं दर्शा सकते, या फिर डॉक्टर के अंदर हम लोग नर्स को नहीं दर्शा सकते। तो ये जो हमारा यहाँ पे कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करता है। अब उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे चलो, वर्ष माह जुलाई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ष के अंदर माह को तो दर्शा देंगे, यानी कि माह को दर्शा देंगे, और माह के अंदर जुलाई को दर्शा देंगे। यानी कि हमारा ये फिगर यहाँ से बनना चाहिए था, जो कि प्रश्न में नहीं है, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं किया। अब अपराधी, चोर, पुलिस में जाओगे तो देखो, अपराधी और चोर तो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन पुलिस नहीं करते। आप लोग पुलिस के अंदर इन दोनों को रख नहीं सकते हो। तो यहाँ से आपको जो ये कंडीशन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका जो फिगर बनेगा सर्कल में, आप लोग समझ लो, आप लोगों के लिए आगे काम आएगा। देखो, यहाँ पे पुलिस को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे, जबकि अपराधी को यहाँ रखेंगे और अपराधी के अंदर चोर को रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ से फिगर बनता, तो ये फिगर होता है। तो आशा करता हूँ ये जो प्रश्न था इसके माध्यम से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ताकि आगे से आप लोगों से इस टाइप से जितने भी प्रश्न पूछिए आप लोग उसे आसानी से सॉल्व कर दो। इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को एक एक करके सॉल्व किया, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सके और आप लोग सीख सको। इस प्रश्न के माध्यम से 3-4 प्रश्न अपना कवर कर सको। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है देखो, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके के। इसमें मैं आपसे एक प्रश्न डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाना। जो भी आपके सामने फिगर गिवन हो, आप लोगों को उस फिगर को ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद आप लोगों को प्रश्न को पढ़ना है। आपसे कह रहा है दिए गए आरेख में वृत्त मुक्केबाजों को दर्शाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रफ पेज पे एक वृत्त कर लेंगे और यहाँ पे इसे मुक्केबाज कर लेंगे। जो भी होगा नोट कर लेंगे प्रश्न पढ़ने के साथ, तो हमें दोबारा प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखो, वर्ग जो है वो दार्शनिक को दर्शाता है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ये किसको दर्शा रहा है, दार्शनिक को। डी से हमने यहाँ पे दार्शनिक को डिनोट किया। और तीर जो है वो व्यवसायी महिलाओं को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे तीर यहाँ पे है, वो कौन है, तो बिजनेस वुमेन जो भी होगी, बिजनेस वुमेन, इसे दर्शा रहा है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आप लोग कहोगे हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर उन मुक्केबाजों को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है। यानी कि मुक्केबाज तो हमें लेना है, ठीक है। तो मुक्केबाज देखोगे यहाँ पे सर्कल है, यानी कि सर्कल तो हमें लेना ही लेना है कंप्लीट। उसके बाद देखो, मुक्केबाजों को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है। अब पुरुष कौन नहीं है, हम लोग यहाँ से जानते हैं जो फीमेल है होगी वो पुरुष नहीं हो सकती। यानी कि तीर का जो भी पोर्शन है ये महिलाओं का पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीर व्यवसायी महिलाओं को दर्शाता है। तो ये महिलाएं हैं, हमें पुरुष को नहीं लेना है। आपसे कह रहा पुरुष नहीं हो, और जब पुरुष नहीं होगा तो कौन होगा, फीमेल होगी वो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा फीमेल के पोर्शन वो हमसे पूछ रहा है, फीमेल भी हो और कौन हो, तो मुक्केबाज भी हो। मुक्केबाज को हमने सर्कल से दर्शाया, यानी कि सर्कल और एरो के बीच का जो भी हमारा हिस्सा होगा वही हमारा आंसर बनेगा। तो अब आप लोग देखोगे, आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर है, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे इस सर्कल के अंदर और तीर के अंदर कॉमन क्या है, तो आप लोग कहोगे कॉमन हमारा केवल ये पोर्शन है जो कि एन है। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है यही आपका आंसर है। आपसे यही कह रहा है, जैसा भी आपसे प्रश्न कहे आपको केवल एक बार समझना होता है कि ये जो सर्कल है इसे किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर है किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, वो समझ के प्रश्न पढ़ के आंसर टिक कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन पैटर्न सबका सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है। इसलिए मैंने एक प्रश्न को डिस्कस किया ताकि आप लोग सभी प्रश्नों को समझ सको और भली भांति इसका जवाब सेकेंडों में दे सको। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो रहा हो, तो लाइक करते रहा करो। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस टाइप के प्रश्नों में आप लोगों के सामने जो प्रश्न गिवन हो, आप लोग क्या करोगे, उसे सर्कल के माध्यम से एक रिलेशन के रूप में निरूपित करोगे। यानी कि आपके सामने जो शब्द है क्या है, विश्व है, एशिया है, भारत है, यानी कि वर्ल्ड है आपके सामने,
एशिया है और इंडिया है। इसे आप लोग सर्कल के माध्यम से किस रूप में रिलेट कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो विश्व जो है सबसे बड़ा है, उसके अंदर हमारा एशिया है, उसके और एशिया के अंदर हमारा भारत है यानी कि इंडिया है। तो हमारा जो फिगर है इस रूप में बनना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग चेक करोगे, ऑप्शन फर्स्ट में नहीं है आपका, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन फोर्थ पे लेके चलेंगे। ऑप्शन 4 में आपको इस रूप में दिखेगा। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस रूप में आपको दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है ये आपका वर्ल्ड है, इससे छोटा जो है वो आपका एशिया है और सबसे छोटा जो है वो आपका इंडिया है। इसी तरीके से आपको केवल रिलेशन फाइंड करना होता है वो सर्कल के रूप में। ये होता है बेस्ट अप्रोच इस प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। आपके सामने डॉट वाले फलक के पीछे वाले फलक पे कौन सी आकृति होगी, यानी कि डॉट वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये इसके अपोजिट कौन सा आकृति होगा ये आपको बताना है। तो देखो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डाइस के प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। एक प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर डाला था। अब मैं आपसे एक नया पैटर्न भी बता दे रहा हूँ, नया तरीका भी बता दे रहा हूँ। देखो जब भी आपसे ये कह दे और चार डाइस, दो दो तीन तीन डाइस हो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, जो भी इस डाइस के साथ हो, यानी कि इस डाइस में यदि आपके साथ डॉट का एक पोर्शन हो, तो जो भी इसके साथ आकृति है, यानी कि ये जो आपका ये आकृति है, स्टार आकृति है, वो कभी भी इसके अपोजिट नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो आप लोग देख लो, इससे डॉट के साथ कौन कौन सा है आपके सामने, एक ये है और इसमें एक सर्कल है और ये आकृति है, और आप डॉट वाला ये एक आपका डाइस है, तो इसमें ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है। यानी कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो साथ हो डाइस के वो कभी उसके अपोजिट नहीं हो सकता है। तो देखो ये पोर्शन अपोजिट नहीं होगा क्योंकि आपके सामने यहाँ आ चुका है। उसके बाद देखो ये जो पोर्शन है कभी भी अपोजिट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है। अब आपके सामने स्टार बचा, तो स्टार देखो यहाँ आ चुका है इसके साथ, तो ये भी अपोजिट कभी नहीं होगा। तो बचा कौन आपका, ये स्क्वायर वाला बचा, तो यही आपका आंसर बनेगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आप केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे, जो भी फेस जिसका साथ में आ जाए वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम लोगों ने देखा ये जो डॉट है इसके साथ ऑलरेडी ये सभी आकृतियाँ आ चुकी है, तो ये कभी भी इसके अपोजिट नहीं जाएगी। आपसे अपोजिट पूछ रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर टिक कर दिया। आप लोगों को बेस्ट अप्रोच पता होना चाहिए। प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है विद इन सेकेंड। इसके लिए आप लोग जितने तरीके हैं सभी तरीके पे प्रैक्टिस करके रखो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, दिए गए वे आरेख के आधार पे बताइए कि कौन सी संख्या निम्न को निरूपित करती है। यानी कि वे लड़के जो खेल यानी कि स्पोर्ट्स में अच्छे हैं लेकिन नृत्य यानी कि डांस में अच्छे नहीं हैं। आपको बताना है वो कौन सा सेक्शन है। यहाँ पे इस फिगर को ध्यानपूर्वक आपको पहले देखना है, समझना है। इसमें देखो लड़के का जो सेक्शन है बॉयज़ का वो कौन सा है। आप लोग को ये जो हमारा स्क्वायर का ये स्क्वायर है, ये हमारा बॉयज़ का सर्कल है, यानी कि बॉयज़ का एरिया है। उसके बाद आपसे कह रहा है ये जो आपका ट्रायंगल है ये डांस करने वाले का एरिया है, और ये जो आपका सर्कल ये स्पोर्ट्स का सर्कल है। अब आपसे जो प्रश्न कहे अब आप लोग समझ चुके हो, प्रश्न जो कहे वो करो। कह रहा है वे लड़के यानी कि बॉयज़ को हमें तो लेना ही लेना है, यानी कि हमारा जो सर्कल का एरिया है यानी कि स्क्वायर का जो एरिया है वो तो आएगा ही आएगा। कह रहा है जो खेल यानी कि स्पोर्ट्स सर्कल का भी एरिया आएगा में अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन नृत्य में अच्छे नहीं है। नृत्य यानी कि ट्रायंगल का एरिया केवल नहीं आना चाहिए क्योंकि नृत्य में अच्छे नहीं है। यानी कि हम लोगों को स्क्वायर और सर्कल के बीच के कॉमन पार्ट को फाइंड करना है, वही आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग देखो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका यहाँ से सर्कल है, लेकिन ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देखोगे इसमें 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रायंगल का हिस्सा है यानी कि डांस का हिस्सा है, जबकि डांस वो नहीं कर रहे हैं। तो डांस को पहले हटाओ आप, बाकी क्या बच गए, केवल ये हमारा एरिया बच गया जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि लड़का भी है और स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रखता है। यानी कि आपका 2 जो है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आप लोगों को फिगर को देखकर समझना होता है, एनालाइज करके आंसर देना होता है विद इन सेकेंड में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, आपसे कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं ये आपको फाइंड करना है। यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें आपको केवल एक लॉजिक का यूज़ करना है, एक लॉजिक को समझना है और आप लोगों को आसानी से काउंट करके लिखना है। देखो यह जो आपका पोर्शन है यह एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा बिल्कुल इक्वल होता है आपका, ये आपका वर्ग है और प्लस सभी कोण जो है 190 डिग्री होते हैं। तो ना हमें 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ये समझना है जो सभी जो भुजा हैं वो इक्वल हों। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो आपका भुजा है चारों का चारों इक्वल है, तो ये आपका एक वर्ग है। तो एक हुआ, आपसे वही पूछ रहा वर्ग कितने हैं, यहाँ 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम लोग यहाँ से देख चुके हैं आपका 20 वर्ग निकल के आया। लेकिन अभी आप लोग देखोगे यदि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करूँ, ये भी एक वर्ग है आपका, कितना हो गया, ये 21 हो गया। यहाँ मैं बात करूँ तो ये 22 हो गया, ये आपका 23 हो गया। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे करोगे 24 हो गया, 25 हो गया, यहाँ पे देखोगे 26 हो गया, नीचे 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। इसी तरीके से कुल मिलाकर 34 वर्ग आपके आ जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। एक एक करके आपको काउंट करना होता है। तो आशा करता हूँ आज का जो ये सेशन रहा हो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। देखो इससे आप लोगों का जो रिमेनिंग टॉपिक बच गया रीजनिंग का वो मैं आपको एक बार बता दूँ। आपका एक मैट्रिक्स रह गया है। मैट्रिक्स क्या है, देखो मैट्रिक्स से सवाल पिछले 4 से 5 वर्षों से नहीं पूछे जा रहे, उससे पहले लगातार पूछे जा रहे थे, 2-2 सवाल पूछे जा रहे थे। आप लोग देखोगे पिछले वर्षों से नहीं पूछे जा रहे, लेकिन मैं आपको मैट्रिक्स का आप लोगों के डिमांड पे टॉपिक कवर करा दूंगा। आप लोगों को यदि मैट्रिक्स पढ़ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैट्रिक्स के जो सवाल होते हैं ना, आप लोग विदिन 4 से 5 सेकेंड इसका आंसर दे सकते हो। मैट्रिक्स के सवालों का उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा मेथड है, वो भी है। उसके बाद आप लोग देखो एक आपका यहाँ से कैलेंडर रह गया। आप कैलेंडर के सवाल किसी किसी शिफ्ट में पूछे जाते, कहीं नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने कैलेंडर का जो यह टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से कवर कराया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे चैनल पर जाके सर्च भी कर सकते हो, टारगेट विद अंकुर के नाम से कैलेंडर आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप लोग कैलेंडर को चाहो तो कवर कर लेना। इसके बाद आपका एक पोर्शन और रह गया, वो आपका है वो आपका है लेटर सीरीज का। देखो लेटर सीरीज वो आपसे ए बी करके देता है, ए बी सी, फिर डी बी ई, इस तरीके से देता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। आप लोगों को मैं करा भी दूंगा, आप लोगों का यदि डिमांड हुआ तो। आप लोग इसमें सबसे पहले लेटर को काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6। यदि हमारा यहाँ पे 6 लेटर है तो आप लोगों को इसको पेयर के रूप में कन्वर्ट करना होता है। आप लोगों को पेयर बनाना होता है। यदि 6 है तो उसको हम किस रूप में पेयर बनाएंगे इसका, आप लोग को या तो 2-2 का पेयर बना लेंगे या फिर 3-3 का 2 पेयर बना लेंगे। तो ये तरीका होता है। इस तरीके से आप लोग आसानी से लाइन खींच के आप लोग कंपेयर करके सीरीज को फिल कर सकते हो। ये है। इसके बाद आपका एक है वो वाटर इमेज का है, और वाटर इमेज मिरर इमेज का। अब देखो वाटर इमेज मिरर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो एक बार, और इसमें मैं आपको ये सारा भी करा दूंगा आप लोगों का यदि डिमांड हुआ तो। देखो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मिरर इमेज जब भी बनेगा आपका वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट बनेगा, ठीक है। ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। यानी कि यदि आपके सामने 5 लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, 5 ये नंबर है, इसका यदि आपसे मिरर इमेज कह दे तो ये कैसे बनेगा, तो आप लोग कहोगे राइट का जो पोर्शन है ना वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगा। यानी कि आप लोग कहोगे इस टाइप से ये बन के आ जाएगा। ये राइट का पोर्शन लेफ्ट की ओर, लेफ्ट का राइट की ओर बन जाएगा, वो आपका मिरर इमेज हो गया। उसी तरीके से वाटर इमेज क्या होता है, देखो वाटर इमेज में अपर पोर्शन जो होता है वो डाउन हो जाएगा, डाउन पोर्शन अपर हो जाता है, यानी कि जल प्रतिबिंब इसे कहते हैं हम लोग। अब देखो जो यहाँ पे टॉप इसका पोर्शन है वो इसका बेस बन जाएगा, और बेस वाला टॉप बन जाएगा। यानी कि डब्लू का यदि मैं मिरर वाटर इमेज की बात करूँ, वाटर इमेज तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये पलट जाएगा, ऊपर नीचे होगा। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट होता है, वाटर इमेज में अप डाउन होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है वाटर इमेज मिरर इमेज का। बस एक छोटा सा यही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के डिमांड पे जो भी टॉपिक है वो भी मैं करा सकता हूँ। आप लोग कहो तो मैथ्स का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी टाइप्स से मैं उसे भी कवर करा दूंगा, इंग्लिश का भी कवर करा दूंगा यदि आप लोगों का डिमांड हुआ तो। क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर जितने कंटेंट मिलेंगे वो काफ़ी यूजफुल कंटेंट मिलेंगे, आपको यूनिक कंटेंट मिलेंगे, तो आप लोग उसे कंपेयर कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।